पहला मॉड्यूल जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर। अंडरस्टैंड कीजिए, एक बात समझ लीजिए कि हम पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात करें कि पॉलिटिकल लीडर कैसा होता है। लीडरशिप हर तरह के अलग अलग होती है। आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट रहे होंगे, स्टूडेंट के वक्त में पॉलिटिक्स आपने की होगी। जैसे कल दादा ने आपको बताया होगा कि दादा बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस रन करते हैं। उनके एक कॉलेज का मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ और स्टूडेंट लेवल पॉलिटिक्स में मैं उस वक्त मेरा फर्स्ट एक्सपोजर टू पॉलिटिक्स जो है वो कॉलेज, संदेश कॉलेज के द्वारा मुझे वो मिला और वहां से फिर लीडरशिप एबिलिटीज इंप्रूव होनी शुरू। तो स्टूडेंट लेवल लीडरशिप आपने करी होगी। आप ये हो सकते हैं कि आपके एरिया में आप लीडर माने जाते हैं, हो सकता है आप अपने बिल्डिंग के प्रेसिडेंट हो, राइट। ये भी हो सकता है कि आप अपने कंपनी में मैनेजर के पोजीशन पे हो या फिर आप टीम लीडर की पोजीशन पे। तो हर जगह पे लीडरशिप जो होती है ना वो थोड़ी सी अलग होती है। देखो, लीडर की जो बेस क्वालिटीज होती है ना वो तो वही सेम होती है, लेकिन क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप विल आल्सो डिफर कि आपकी लीडरशिप किस एरिया में है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप किसी कंपनी में सक्सेसफुल मैनेजर है तो पॉलिटिक्स में भी सक्सेसफुल बन जाएंगे आप, नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ये अगर है कि पॉलिटिक्स में आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, लेट्स से कि आप जो है जिला प्रभारी हैं, तो आप किसी कंपनी में चले जाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो क्वालिटीज ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर क्या होनी चाहिए कि एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो मैंने टीम्स के बारे में बताई कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपको अपने टीम में नहीं लेना चाहिए, कोर टीम में नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो पहली क्वालिटी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर, उसके अंदर तीन चीजें। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं वीडियो आप सबका देख रहा हूँ और मैं सिर्फ निर्मल्य जी है हमारे साथ जो नोट्स बना रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, और मुझे बड़ी उनकी आदत बड़ी पसंद है। ये मैं हमेशा उनको देखता हूँ और मुझे बहुत पसंद आता है कि जब भी वो हमारे फाउंडेशन कोर्स में भी हमारे साथ हैं, एडवांस डिप्लोमा में भी हमारे साथ हैं, पर जब भी मैंने उनको देखा उन्होंने चीजें लिखी हुई। तो मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, वो हमेशा पहले ज्वाइन करते थे तो मैं आता था और उनके बोर्ड, उनके पीछे एक बोर्ड लगा होता है, व्हाइट वाला बोर्ड है, वो बोर्ड पर उन्होंने आज क्या लिखा है, क्योंकि वो खुद एक टीचर है, लोगों को पढ़ाते हैं। तो टेक्नो स्पार्क 5 जो नाम है ना वो निर्मल्य जी का है, आप देख सकते हैं उनके पीछे हमेशा एक बोर्ड है। तो मैं हमेशा आता था और उनके बोर्ड पर क्या लिखा है ये पढ़ता था, उनसे पूछता था कि इस बोर्ड पर आज आपने क्या लिखा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ सुनिए नहीं, उसमें मजा नहीं है, लिखिए। क्योंकि होगा ये कि अगर हमने एक डेढ़ घंटा बात की, मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपने क्या सीखा या कितना सीखा, आप मुझे 2 या 3 मिनट में या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में बता पाएंगे। तो पूरे डेढ़ घंटे में कितना हुआ, 90 मिनट मैंने बात की या दादा ने बात की, और आपने कितने मिनट बात की, 5 मिनट, तो पूरा 85 मिनट, 75 ही होता है ना, कितना होता है मुझे बताना, कितना होता है 75 या 85, 85, सॉरी 85 मिनट जो है वो हमारा वेस्ट। तो वो अगर नहीं करना है तो आपको नोट्स लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा नोट्स लिखिए। सबसे पहली क्वालिटी जो एक पॉलिटिकल लीडर में होनी चाहिए वो होती है ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड ह्यूमिलिटी। अब लोग सोचते हैं कि ऑनेस्टी और पॉलिटिक्स का क्या, एक तो बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। जैसे कल भी हमने बात की थी कि पॉलिटिकल लीडर यानी करप्ट ही होगा, ये लोगों का माइंडसेट है, राइट। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में सारे लोग बेईमान है, बहुत सारे ईमानदार लोग हैं। अगर सारे बेईमान ही होते तो आज भारत की जो कंडीशन है ना वो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जैसी होती, जिम्बाब्वे जैसी होती। जब पढ़ा है इन सब कंपनीज के बारे में, आपने कभी पढ़ना है इन सब कंट्रीज के बारे में, आपको पता चलेगा कि भ्रष्ट नेताओं की वजह से देश की हालत कैसी हो जाती। तो भ्रष्ट है पॉलिटिक्स में, मैं मना नहीं करता, बट वो तो सब जगह पर है। वो पुलिस में भी है, वो कॉर्पोरेट में भी है, कंपनी भ्रष्ट होती है, बड़े बड़े लोग भ्रष्ट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये बोलना शुरू कर दें कि सारी कंपनियां भ्रष्ट होती है? नहीं। बट यहां हमने क्या करके रखा है, एक माइंडसेट बना के रखा, लोगों ने एक माइंडसेट बना के रखा है। लेकिन एक चीज याद रखिए, कामयाब लीडर वही है जो ईमानदार है। आप जितने भी लीडर्स देख लेंगे, कामयाब लीडर वही है जो ईमानदार है, क्योंकि बेईमानी कितनी भी छोटी, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपके सामने जरूर आएगी, लोगों के सामने जरूर आएगी। तो इसीलिए अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो मैं आपको इसके लिए एक बताता हूँ, इसके लिए मैं क्या टेक्निक यूज करता हूँ। मैं काम के लिए भी वो टेक्निक यूज करता हूँ, आपको बताता हूँ ये टेक्निक कैसे यूज करनी चाहिए। टेक्निक क्या है पता है, जब भी आप कुछ भी करो ना, ध्यान से सुनो एकदम,
ऐसा सोच के करो। आज के बाद जब भी कुछ भी करो तो ऐसा सोच के करो कि मेरे पीछे या मेरे आसपास जो है ना, कुछ लोग कैमरा लेके खड़े हैं जो हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो हर चीज जो मैं कर रहा हूं ना वो लोगों को दिख रही है। मेरी मम्मी को दिख रही है, मेरे पापा को दिख रही है, मेरे घर वालों को दिख रही है, बीवी को दिख रही है, बच्चों को दिख रही है, सबको दिख रही है। समझ गया लॉजिक? जब आप ऐसा सोचोगे ना कि मेरे सामने एक कैमरा है या मेरी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है, बिग बॉस का घर पता है क्या आता है? बिग बॉस के घर में मैं रह रहा हूँ, मेरी जिंदगी पूरा बिग बॉस का घर है, और जो जो मैं कर रहा हूँ वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। जब इस माइंडसेट के साथ आप काम करते हैं ना, तो आप कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, कभी किसी को उल्टा नहीं बोलेंगे, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। और एक लीडर ऐसा ही होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जिसके अंदर इंटेग्रिटी हो, जो सबके बारे में सच्चे, सबको आगे लेकर बढ़े, और ह्यूमिलिटी, विनम्रता हो। ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल लीडर में होनी ही चाहिए अगर आपको कामयाब बनना है। तो नाकामयाबी के बहुत सारे रास्ते, कामयाबी का रास्ता ये है। जो दूसरी क्वालिटी जिसके बारे में हम बात करेंगे कि एक पॉलिटिकल लीडर हमेशा विजनरी होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। हिंदी में कहते हैं ना, दूरदर्शी होना चाहिए। उसके पास एक विजन होना चाहिए। मैंने जिस व्यक्ति का आइकन लगाया है, उनका ना चेहरा दिख रहा है ना कुछ, लेकिन आपको सबको पता है कि वो आइकन किसका है। क्यों पता है? क्योंकि दूरदर्शी व्यक्ति है, वो दूरदर्शी व्यक्ति थे। तो पॉलिटिक्स में वही इंसान चलता है, वही लीडर चलता है जिसका विजन हो। आपका विजन क्या है? मैं आपको पूछा कल, जैसे मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि आपको पॉलिटिक्स में क्यों आना है, आप सबने जवाब दिया था। मैं आपको पूछता हूँ आज, आपका सवाल, आज मेरा सवाल है और आपका असाइनमेंट भी यही होगा कि आपका विजन क्या है पॉलिटिक्स में आने का? क्या करना चाहते हैं आप? कौन सी समस्या है जो आप दूर करना चाहते हैं? अगर आप सत्ता में आ गए तो आप क्या करेंगे? अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो क्या करेंगे? मुख्यमंत्री बन गए तो क्या करेंगे? एमएलए बन गए, एमपी बन गए, क्या करेंगे? क्या विजन लेकर आए हैं आप? क्या विजन है जिससे लोग जुड़ेंगे? क्योंकि विजन जो है ये लोगों को जोड़ता है। जिस व्यक्ति का आइकन हमने देखा है, उनका एक विजन था। विजन क्या था? मैं देश को आजाद करूंगा। अब ये कहने वाली बात है कि ये तो सबका विजन था उस वक्त जितने बड़े लीडर था, सबका विजन था देश को आजाद करूंगा, लेकिन इनका आगे भी था, मैं देश को आजाद करूंगा बिना खून बहाए, नॉन वायलेंस। तो ये जब विजन लोगों ने देखा, लोगों को लगा ये मैं कर सकता हूं, ये मुझे करना चाहिए, और उन्होंने उस विजन का साथ दिया। चाहे कोई भी हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, उन्होंने कहा कि मैं भी देश को आजाद करूंगा, लेकिन लड़के। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हाँ, ये विजन मैं शूट करता है, तो मैं इस विजन को सपोर्ट करूंगा। उसमें शहीद भगत सिंह जी थे, जिन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाके की जरूरत है, और बहुत सारे लोगों ने कहा ये विजन मुझे सपोर्ट करता है, ये विजन को मैं शूट करता हूँ, मुझे शूट करता है, तो मैं इसको सपोर्ट करूंगा। तो आपके पास क्या विजन है जिसको लोग सपोर्ट करेंगे? क्या ऐसी चीज है, कौन सा विजन आप लोगों को दिखा रहे हो? हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने क्या विजन आपको दिखाया? वो विजन याद दिलाता हूं मैं। विजन ये था कि काला धन भारत में आएगा और भ्रष्टाचार कम होगा। सबको याद है? याद है? विजन दिखाया, पूरे देश ने उस विजन को देखा और उनके साथ चल दी। आपके पास विजन होना चाहिए ना। आपका विजन क्या है? क्या विजन लेकर आप राजनीति में आओ? क्या विजन लेकर लोगों को कहोगे कि मुझे अपना लीडर मानो? क्योंकि जिसके पास जितना बड़ा विजन, वो उतना बड़ा लीडर। तो विजन बनाओ अपना। क्या ऐसी चीज है जो आपको राजनीति में आगे बढ़ाएगी? वो है विजन। आपके पास है विजन? बनाइए विजन। नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकता है आप बहुत नए हो, राइट? जब प्रशांत जी कल बोल रहे थे, प्रशांत कुमार शर्मा जी, कि मैं अभी अभी आया हूं, मुझे अभी तक पता नहीं हो सकता है आपके पास, प्रशांत जी, अभी तक विजन बना नहीं हो, लेकिन विजन होना चाहिए, राइट? कल रंजीत जी बात कर रहे थे, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन जीतना है। तो इलेक्शन लड़ने और जीतने के लिए भले ही आप कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ रहे हो, लेकिन क्या विजन है? क्यों कोई आपको सपोर्ट करेगा? क्यों कोई आपको वोट देगा? किस विजन की वजह से? राइट? तो आपको करना क्या पता है? आपको करना ये है कि आपको एक विजन बनाना है। सबसे पहले विजन बनाइए। सबसे पहले विजन बनाइए, क्या विजन लेकर मैं चल रहा हूं।
चाहे आप पॉलिटिकल लीडर बने, कॉर्पोरेट लीडर बने, सोशल लीडर बने, कैसे भी लीडर बने, विजन लीडर बनाता है। आपका विजन क्या है, ये आपको कितना बड़ा विजन है उतना बड़ा लीडर बनेंगे आप। कितना बड़ा विजन है तो उस पर काम कीजिए, वो लिखिए। और अगर किसी का विजन है तो मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में डालें अपना विजन। जिसने विजन बना लिया है, जिसके पास ऑलरेडी विजन है, वो विजन डाल सकता है। देखिए कितना बड़ा कितना छोटा वो मत सोचिए, ये मत सोचिए मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो आपका सोचने का काम नहीं, आपका विजन बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा विजन आप सोच सकते हैं ये बताइए, चैट बॉक्स में अपना विजन डालिए। मैं जानना चाहता हूँ, हम जानना चाहते हैं एक्चुअली कि आपका विजन क्या है, कितने लोगों ने विजन ऑलरेडी बनाया है। उसके आगे, दे स्पीक वेल एंड लिसन बेटर। वो अच्छा बोलते हैं और बेहतर सुनते हैं, है ना। तो अच्छा बोलना जरूरी नहीं है, सिर्फ अच्छे बोलने से कुछ नहीं होता, बेहतर सुनना जरूरी है। तो बोलने से ज्यादा सुना कीजिए। कुदरत ने आपको एक मुंह दिया है और दो कान दिए, डबल दिया है कि आप अगर एक लफ्ज बोलो तो दो सुनो। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सिर्फ बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, सुनते नहीं है। आप बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा, जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में कहते हैं कि जब वो अगर 1 घंटा बोलते थे तो 2 घंटे का मौन व्रत रखते थे। क्यों रखते थे पता है? क्योंकि बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है। पर हम समझते नहीं है, हम लोगों के बारे में नहीं सुनते, हम लोगों की प्रॉब्लम, उनकी समस्या नहीं था, हम सिर्फ बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। द ग्रेट दलाई लामा के बारे में आपने सुना होगा। दलाई लामा का कहना है कि अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे तो आप वही दोहराओगे जो आपको पता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे तो आप वही दोहराओगे जो आपको पता है। लेकिन जब आप सुनते हो तो आप ऐसी चीजें सुनोगे जो आपको नहीं पता। कितनी गहरी बात है। तो अगर आप बोलते रहोगे सिर्फ तो कुछ नया नहीं सीखोगे। सुनो, सुनो, दूसरों की प्रॉब्लम सुनो। हमारी प्रॉब्लम पता है आज क्या है कि हम सुनते हैं, जैसे आप सारी मेरी बात शायद सुन रहे होंगे। देखो, सुनना और ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, समझना, ये दो अलग अलग बात है। हमारे घर में हम बचपन में क्या, थोड़े हम जब बड़े हुए 14, 15, 16 साल के, मम्मी पापा बहुत डांट लगाते थे। आप सबको भी लगाते होंगे, मुझे तो बहुत ही लगती थी, डांट पड़ती थी। ऐसा क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, तौलिया यहाँ क्यों फेंक दिया, चप्पल वहां क्यों उतारे, ये साइकिल ठीक से पार्किंग क्यों नहीं करी है। बहुत सारी डांट पड़ती है, हर चीज के लिए डांट पड़ती थी, है ना। लेकिन उस वक्त हम क्या करते थे, सुनते थे और छोड़ देते थे, गौर नहीं करते थे। ऐसा लगता था ये क्या है, ये हमेशा का इनका यही लगा रहता है, ये हमेशा यही बोलते रहते हैं, इनका कोई, हाँ ये जब भी देखो मुझे गलत साबित करने पे लगे हुए। सुनते थे छोड़ देते। वैसा सुनने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो सुनने की बात कर रहा हूँ जिसको सुने और समझे। उसको कहते हैं लिसनिंग, इंग्लिश में उसको लिसनिंग कहता है। जो सुन के समझे उसको लिसनिंग कहते हैं। तो लिसन करने की बात हो रही है यहाँ पर, सुनकर समझने की बात है, सिर्फ सुनने की बात नहीं हो रही है। तो अब आजकल प्रॉब्लम क्या पता है, जब हम किसी और की बात सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? उसको जवाब देने के लिए। अच्छा तू ये बोल रहा है, रुक अब मैं तुझे और इससे इससे बेहतर वाला जवाब देता। उसको समझने के लिए नहीं सुनते, समझने के लिए सुनना शुरू कीजिए। राइट, किसी को उल्टा जवाब देने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं, समझने के लिए। एक पॉलिटिकल लीडर की खासियत यही है कि वो कम बोलेगा और ज्यादा सुनेगा, क्योंकि आप लोगों के लीडर हैं। तो लोगों की समस्या आपको पता होनी चाहिए, लोगों के बीच जब आप जाए तो लोग आपसे बात करनी चाहिए। तो लोगों का लीडर ऐसा होता है, राइट। तो आपको कम बोलना है और ज्यादा सुनना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे पॉलिटिकल करियर आपका बढ़ता जाएगा ना, तो आपको स्ट्रेस बहुत होता जाएगा। हर चीज में स्ट्रेस, हर चीज में स्ट्रेस। ऐसा हमको लगता है कि एक पॉलिटिशियन बनने के बाद या एक एमपी बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद, सीएम बनने के बाद क्या ही टेंशन होगा। बहुत टेंशन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। यकीन मानिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। चुनाव के वक्त ऐसी इतना स्ट्रेस हो जाता है। दादा ने चुनाव लड़ा भी है तो वो आपको बताएंगे कि मैंने तो देखा हुआ है, मैं कैंपेनिंग वगैरह कर चुका हूँ, तो मैंने देखा हुआ है कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, चुनाव के दिन और उसके बाद तकरीबन उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। दादा विल टेल यू, ये इसको टेस्टिफाई कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कैंपेन किया हो तो आपको पता होगा, अच्छे अच्छे लोगों के आंख में आंसू आते हैं, इतना स्ट्रेस हो जाता है। और जीतने के बाद और स्ट्रेस।
मतलब जीत, इंसान अगर हार गया ना तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हार गया क्या, तो 5 साल आराम है, 4 साल बाद तैयारी कर, लेकिन जीत गया ना तो टेंशन और टेंशन और टेंशन। तो अच्छा पॉलिटिकल लीडर वो है जो स्ट्रेस मैनेज कर सकता है। आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं क्या? क्या स्ट्रेस में आप देखो, मैं छोटी सी चीज बताता हूँ। एक आलू है, एक आलू ले लीजिए आप, एक अंडा ले लीजिए आप, और एक कॉफी की, जो कॉफी होता है ना, कॉफी चाय कॉफी बनाते जो कॉफी होता है वो ले लीजिए आप, और तीनों को उबालिए। स्ट्रेसफुल है ना, स्ट्रेस उबालना, एकदम स्ट्रेस में डालिए उनको। तो क्या होता है, जो आलू होता है जो बहुत सख्त होता है, उसको अगर आपने उबाला, उसको स्ट्रेस दिया, तो वो क्या हो जाता है, वो एकदम नरम हो जाता है, राइट। अंडा जो होता है, जो ऐसे तोड़ने से फूट जाता है, अगर उसको आपने बोला तो वो एकदम कड़क हो जाता है। और तीसरी होती है कॉफी, जिसको अगर आपने उबाला तो वो क्या करती है, वो पूरे पानी को अपने रंग में रंग लेती है। आप क्या हो? आप आलू हो कि वैसे तो बहुत स्ट्रक्ट हो, बहुत एकदम स्ट्रिक्ट हो, लेकिन स्ट्रेस आ जाता है तो नरम पड़ जाते हो। अंडा हो कि वैसे बहुत नरम हो, स्ट्रेस आता तो एकदम कड़क हो जाते हो। या कॉफी हो कि कैसा भी हो, कुछ भी हो, आप अच्छे पानी में डालो, खराब पानी में डालो, पानी में डालो, दूध में डालो, किसी चीज में भी डालो, अपने रंग में सबको रंग दोगे। आप क्या हो? आपको सोचना चाहिए इन सब चीजों के बारे में कि मेरी पर्सनालिटी क्या है। इन लोग कहते हैं कि अगर किसी का सच्चा रूप देखना है ना तो उसको पावर दे दो। जब आप पावरफुल बन जाते हो ना तो उसका सच्चा रूप सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि पावरफुल बनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब तो सारी चीजें मेरी, राइट। तो स्ट्रेस आप मैनेज कर सकते हो क्या, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप वेरी गुड लीडर बनना चाहते हो, ग्रेट लीडर बनना चाहते हो, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। स्ट्रेस आप मैनेज कर सकते हो तो आप बहुत अच्छा लीडर बनेंगे। एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर प्रधानमंत्री बन गया है, आपको लगता है प्रधानमंत्री बनना इजी है? प्रधानमंत्री बनने के बाद सुबह में आप ट्विटर खोलते हो, आप अभी सो के उठे हो, ट्विटर आपने देखा है और 3.5 लाख लोगों ने ऑलरेडी आपको गाली दे दी है, अभी तक आपने कुछ किया भी नहीं। अब आप सिर्फ सो के उठे हो और 3.5 लाख गालियां आ गई है आपको। तो आप सोचो, मतलब हर जगह की यही चीज है, यही कहानी है। या अभी आप सोचोगे अरे मैं तो सिर्फ सो के उठा हूं, मैंने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं और इतनी गालियां आ रही है। यही कहानी आपके साथ रोज होगी, 365 दिन होगी। ये लोग गालियां देंगे, आप अच्छा करोगे तो भी देंगे, बुरा करोगे तो भी देंगे, कुछ करोगे तो देंगे, नहीं करोगे तो भी देंगे। क्या करोगे उस वक्त? उस वक्त आपको शांत रहना है, एकदम शांत रहना है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। एक अच्छे लीडर के पास स्ट्रेस मैनेजमेंट क्वालिटी होती है। और एक बहुत बहुत अहम बात ये है, दे ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि मैं अंत में क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, उसको रख के, उस लक्ष्य को ध्यान में रख के अभी से शुरू करना चाहिए। उस लक्ष्य को ध्यान में रख के अभी से काम करना चाहिए। अगर आप वैसा काम नहीं करोगे ना, आप सोचोगे पहले शुरू कर लेते हैं फिर देखते हैं, तो वो लक्ष्य कभी बन नहीं पाएगा। आपको पहले ही लक्ष्य बना लेना चाहिए कि मुझे ये लक्ष्य करना है, इसमें अचीव करना है, इस चीज को पाना है मुझे, और उसके हिसाब से काम कीजिए। ग्रेट लीडर हमेशा यही करता है। जो सबसे बड़ा लीडर होता है, आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी ने, हाँ हो सकता है वो जब उन्होंने अपने जब उन्होंने राष्ट्रीय सेवन संघ में जब काम करना शुरू किया तब ये ना सोचा हो कि मैं प्रधानमंत्री एक दिन बनूंगा, बट उन्होंने डेफिनेटली ये सोचा हो कि मैं बड़ा लीडर बनूंगा। फिर क्या हुआ? फिर जब वो बड़ा लीडर बन गए, तब उन्होंने सोचा कि अब मैं जो है गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश करूंगा। फिर गुजरात का चीफ मिनिस्टर बन गए, 3 टर्म वो देख लिया। अब फिर 2 टर्म के बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं पीएम बनूं। तो हर बार क्या हुआ, उन्होंने एक एंड सोचा और उसकी तरफ काम किया, फिर एक एंड सोचा, फिर उसकी तरफ काम। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग एक एंड बनाए, आज एक एंड बनाए। 2025 में आप कहां होंगे? मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सब काम करें, लिखें उस चीज को कहीं पर कि 2025 में मैं यहां रहूंगा, 2025 में मैंने इतने इलेक्शन लड़ लिए होंगे, जीत लिए होंगे, मैं पार्टी में इस पद पर रहूंगा। एक एंड डिसाइड करो और उसकी तरफ काम करो। उसके बाद टेक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जवाबदेही लो, अपने काम की भी और अपने टीम के काम की भी। वो लीडर जो बोलता है ना मेरी तो कोई गलती नहीं है, उसकी वजह से ये हुआ है, वो ठीक से काम नहीं करता, उसको काम ही नहीं आता, वो हमेशा काम बिगाड़ देता है, वो लीडर कभी कामयाब नहीं होता।
कभी कामयाब नहीं होता। ठीक है, कामयाब लीडर वही है जो अपने काम की जवाबदेही ले और अपने टीम के काम की भी जवाबदेही ले। तो आपका टीम अच्छा काम कर रहा है तो आपको वाहवाह मिलेगी, और खराब काम कर रहा है तो आपकी थूथू होगी। राइट, अब वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, अगर अच्छे से चल गया, अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन का जब अनाउंसमेंट हुआ तो स्टेप बहुत अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत बेकार हो गया उसका, है ना, बहुत बेकार एग्जीक्यूशन हुआ, सबको बहुत तकलीफ हुई। लेकिन मोदी जी एग्जीक्यूशन कर रहे थे क्या? नहीं, एग्जीक्यूशन के तो दूसरे लोग थे ना जो एग्जीक्यूशन कर रहे थे। उनका काम था नई नोट प्रिंट करना, उनका काम था कि उस नोट को एटीएम तक लाना, उनका काम था समय पर ये सारी चीजें होना, लेकिन वो हुआ नहीं। तो लोगों ने इसका बेड़ा किस्मत से डाल दिया, मोदी जी। और एक अच्छा लीडर वो होता है जो अकाउंटेबिलिटी ले, अगर अच्छा काम हुआ तो भी मेरी वजह से, और बुरा काम हुआ तो भी मेरी वजह से। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको आपकी टीम भी इज्जत देगी और आपके टीम के बाहर वाले भी इज्जत देंगे, हमेशा से हमेशा। ये याद रखना है, बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से कि क्या एक अच्छा टीम लीडर और क्या करता है। एक अच्छा टीम लीडर ये करता है, एक लीडर नेता ये करता है कि आपको मोटिवेट करता है कि आप अपना बेस्ट, अपनी टीम को आगे बढ़ाता है, अपनी टीम को साथ लेके कोशिश करता है कि वो आगे मोटिवेट करना। आपका काम एज ए टीम लीडर है ही क्या? आप ग्रेट लीडर आप बनना चाहते हो तो आपको सिर्फ मोटिवेट करना है आपकी टीम को। आपकी टीम मोटिवेटेड रहेगी तो वो प्रोत्साहित रहेगी, तो आपके लिए हर काम करेगी जो आप उनसे कहेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे ऑलवेज थिंक अबाउट द विन विन। वो सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने की नहीं सोचते हैं, वो खुद आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी साथ में लेकर चलते हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, अगर आपको जल्दी आगे बढ़ना है, राइट, आपको जल्दी जाना है आगे, तो आप अकेले चले जाइए, अगर आपको बहुत जल्दी है। लेकिन आपको दूर जाना है तो आपको टीम चाहिए साथ में, आपको लोगों के साथ जाना है। तो अगर आपका ये मकसद है कि मैं दूर जाऊं, तो आपको लोग चाहिए, और वो लोगों को ये नहीं कि सिर्फ मैं, लोगों का मकसद होना चाहिए कि सिर्फ ये जीते, तो फिर कुछ फायदा नहीं है। आपका मकसद होना चाहिए कि मैं भी जीतूं और मेरे साथ वाले भी जीते। तो वो कैसे होगा, वो आपको सीखना। और ये सारी चीजें ना, ये खूबियां हैं, ये सिर्फ हमने आज एक 10 मिनट में 12 मिनट में आपको बताई है, बट इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे कि ये कैसे डेवलप करना है, कैसे आप बताओगे अकाउंटेबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना, जवाबदेही लेना, ये कैसे आएगा आपके अंदर, ये कैसे आप डेवलप करोगे, इसके बारे में आप बात करो। क्या ऐसा करोगे कि आप भी जीतो और आपकी टीम भी जीतो, इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। क्या ऐसा करोगे कि आपकी टीम आपकी इज्जत करे, आपकी हर बात माने। हो सकता है उनको उस वक्त वो ना दिखे जो आपको दिख रहा है, आपने कोई उनको आदेश दिया है, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये करना जरूरी क्यों है, करना भी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी करें क्योंकि आपने आदेश दिया है। इस तरह का इतना कमांड वाला लीडर आप किस तरह से बन सकते हैं, ये सारी चीजों पे विस्तार में हम आगे चर्चा करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये कुछ क्वालिटीज थी, ये कुछ चीजें थी जो एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए। अब मैं अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अपनी कोर टीम में नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, टीम और कोर टीम में क्या फर्क होता है, पहले मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं और फिर आपको इस टॉपिक की तरफ लेकर चलूंगा कि कोर टीम जो होती है ना, ये आपके खास लोग होते हैं। एक बहुत फेमस कहावत है हमारे यहाँ कि घर का भेदी लंका ढाए, राइट, सबने सुनी है ना, घर का भेदी लंका ढाए, सबने सुनी है। इसका मतलब क्या है कि आपका अगर कोई कोर टीम मेंबर आपके दुश्मन के साथ मिल जाए तो आप कभी नहीं जीत सकते। तो कोर टीम कौन होती है? ये वो लोग होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आपके राजदार होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आपके बारे में छोटी बड़ी अच्छी बुरी सारी बातें जानते हैं। आपकी कोर टीम होनी चाहिए। हम कोर टीम कौन सी होनी चाहिए, ये मेरे बाद का जो टॉपिक है वो दादा उसमें आपको बताएंगे आपको कि कोर टीम कौन सी होनी चाहिए। लेकिन कौन से टाइप के लोग आपके जो कोर टीम है, जो आपके साथ रहेगी, जो डायरेक्टली आपसे बात करेगी, जिसके साथ बैठ के आप प्लानिंग करोगे, जिसके साथ बैठ के आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, वो लोगों में, वो कोर टीम में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपको नहीं लेना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपके पास टीम हो सकता है टीम नहीं हो, तो आज से बनाना शुरू कर दो। इलेक्शन भले ही आपको 10 साल बाद लड़ना है, आपने सोचा अभी इलेक्शन नहीं लड़ना, 10 साल बाद 15 साल बाद, लेकिन टीम
आज से बनाना शुरू कर दो। लोग आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो, लोगों को ढूंढना छांटना शुरू कर दो। ये इंसान मुझे अपनी टीम में चाहिए, ये इंसान मुझे अपनी टीम में चाहिए, ये इंसान मुझे अपनी टीम में चाहिए। ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि सर उससे क्या होगा, उससे वो होगा ये कि जैसे आपने छांट लिया, जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे रोनित मेरी टीम में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं रोनित से बात करूंगा, मैं रोनित को समझाऊंगा, रोनित ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा विजन है, और मैं चाहता हूं कि तुम जैसे लोग मेरी टीम में हैं। तो रोनित मुझे ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, वो मैं बता नहीं सकता कि वो ज्वाइन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए। ये सेम एग्जांपल मैं आपको राजनीति सीखो के बारे में भी दे सकता हूँ कि ये विजन दादा का था, और दादा ने जब ये शुरू किया, दादा ने मुझे पूछा, टीम बढ़ाई कि हम जो है मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ एंड आई वांट यू टू बी पार्ट ऑफ इट। मैं बहुत खुश हुआ, मैं दादा के विजन से सहमत था कि हाँ, ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए जो नए और राजनीति में कुछ करना चाहते हैं। देश के उज्जवल भविष्य के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं उनको सहायता मिलनी चाहिए, उनको नॉलेज मिलनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ये उनके विजन को मैंने सपोर्ट दिया और मैंने कहा कि हाँ, मैं इसके लिए काम। सोचिए आप, तो आपके विजन को लोग काम कब करेंगे, जब आप अपना विजन उनको बताओगे। तो टीम कैसे बढ़ानी है, टीम ऐसे बढ़ानी है, आपको लोग आइडेंटिफाई करना है और उनसे जाके बात करनी है कि मैं इस पॉलिटिकल टीम से हूं, या मैं पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, या मैं चाहता हूं कि तुम मेरे टीम में आओ और हम साथ में मिलकर इस चीज पे काम करेंगे, साथ में मिलकर इस मसले को हल करेंगे। इस तरीके से टीम बनानी है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं सर ये सब ठीक है, कोर टीम बनाओ, ये बनाओ, लेकिन बनाते कैसे? बनाते ऐसे है कि पहले आपको लोग आइडेंटिफाई करने हैं। आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, आपने चुन लिया कि हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है, ये इंसान ठीक है, ये इंसान ठीक है, ये इंसान, फिर उनसे आपको जाके बात करनी पड़ती है। आप में से बहुत सारे लोगों को एमएलएम वाले लोगों ने कभी ना कभी, नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने अप्रोच किया होगा, कभी ना कभी तो किया होगा, राइट? सबको कराया, मुझे तो बहुत बार कराया, आई एम श्योर आप लोगों को भी कभी ना कभी किया होगा। तो उसमें मुझे उनकी उनकी जो अप्रोच करने की स्ट्रैटेजी बड़ी पसंद आती है। मैं कभी उनको मना नहीं करता, जब भी मीटिंग मांगते हैं मैं मीटिंग दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। तो वो जो चीज है ना, वो मुझे बड़ी पसंद आती है कि वो क्या करते हैं, वो टारगेट करेंगे, पहले आपको चेस करेंगे, देखेंगे आपको क्या पसंद है क्या नहीं, और जब वो पिच देते हैं तो उसमें वही चीजें होती है जो आपको पसंद है। आप कभी भी देखते हैं, नोटिस कीजिएगा, एक बहुत ही टारगेटेड पिच देते हैं। आपको भी वैसा ही करना है। जब आप किसी को पिच दे तो टारगेटेड पिच, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग के अगर हिस्सा तो किस तरह से देते हैं, वैसा ही पिच। तो कोर टीम आपने अगर बनानी है तो कौन से लोग हैं जिनको आपको नहीं लेना है अपने कोर टीम में, उसके बारे में जल्दी से बात करेंगे। तो पहला इंसान जिसको आपको कभी नहीं लेना है अपने कोर टीम में, वो ऐसा जो अपनी विचारधारा को लेके बहुत ही सख्त, जरा भी डगमगाता नहीं। ऐसा इंसान आपको हमेशा लेकर डूबेगा, और ये खुद भी ये टीम को खराब करेगा, खुद भी। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप में से किस किस ने रंग दे बसंती पिक्चर देखी है? मुझे जरा चैट बॉक्स पे लिखना, हाँ या ना, मुझे बताना, मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोग हैं हमारे साथ, कोई बात नहीं कर रहा। चैट बॉक्स पे डालना, चैट बॉक्स पे डालना कि रंग दे बसंती पिक्चर किसने किसने देखी। रंग दे बसंती देखी है, नारायण जी ने देखी, देव दादा ने देखी, और किसने किसने देखी है? नहीं, आप मुझे पर्सनल पे भी डाल सकते हैं, और सबके लिए भी डालेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि पर्सनल पे सिर्फ मैं देख सकता हूँ, सबके लिए डालेंगे तो ये होगा। हाँ, मतलब सबके लिए डालिए, उमेश जी। हाँ, किसने किसने देखी? जल्दी जल्दी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा सा मोबाइल लें, मेहनत करें, और टाइप करके सिर्फ यस लिख कर भेजें तो मुझे पता चलेगा। यस, पर्सनल पे भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, चलो, गुड, वेरी गुड। आ गया, रंग दे बसंती आपने देखी। तो रंग दे बसंती में वो जो टीम होती है जो ड्रामा करने के लिए आई होती है, जिसमें आमिर खान होते हैं, शर्मिन जोशी होते हैं, और माधवन होते हैं, सिद्धार्थ होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। उसमें एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो कट्टर होता है, नहीं, कट्टर हिंदूवादी कैरेक्टर उसको बताया गया है, राइट? तो शुरू शुरू में वो आइडियोलॉजी से बल्ज नहीं होता, वो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर पकड़ के रखता है। तो लोग हमेशा, वो टीम में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि इसको क्यों लिया, इसको क्यों लिया, इसको क्यों लिया, है ना? हमेशा ऐसा होता रहता है, राइट? लेकिन फिर टुवर्ड्स द एंड क्या होता है कि दोस्ती हो जाती है सब में। क्यों? क्योंकि वो अपनी कट्टरपंथी आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं। बताने का मकसद ये है कि कोई भी आइडियोलॉजी को अगर आप पॉलिटिक्स में लेकर बैठोगे, एक आइडियोलॉजी, आप किसी भी आइडियोलॉजी से हो,
देखो आपको खुले दिमाग से सोचना है, अगर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है ना, खुले दिमाग से। पॉलिटिक्स में अगर आपको बनना है तो एक आइडियोलॉजी को अगर आप पकड़ के बैठ गए तो आपका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आपको ऐसी आइडियोलॉजी रखनी है, फ्लेक्सिबल आइडियोलॉजी, जिसमें सब फिट हो जाए। द रीजन 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया वो यही है कि उनकी आइडियोलॉजी काफी फ्लेक्सिबल है। बहुत सारे और लोग हैं पूरी दुनिया में, अगर आप देखें ना, पूरी दुनिया में एक वक्त था जब सीपीएम का, अगर आप हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, स्पेशली यूरोप में और रशिया जैसी कंट्रीज में, रशिया के आसपास जितनी कंट्रीज है, वहां पर जो है सीपीएम का या कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत होल्ड रहा है। अभी भी जापान में, चाइना में तो अभी तक है। क्यों रहा है पता है? क्यों रहा है पता है? वो अपनी आइडियोलॉजी, एकदम स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी होती थी उनकी। आप पढ़िए उनके बारे में, आपको पता चलेगा। माओ के बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी होती है। लेकिन अब आप देखेंगे ना, वो अपनी उस आइडियोलॉजी को छोड़ के, स्टालिन के बारे में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, उस आइडियोलॉजी को छोड़ के वो एक बहुत ही ओपन आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइट? तो दुनिया भर की पॉलिटिक्स की, मैं सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर की पॉलिटिक्स की अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसे लोग जो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर बहुत स्पष्ट है, ये आपको हमेशा डुबा देंगे। राइट? तो यस, वेस्ट बंगाल कैसे भूल सकता हूँ, अपनी कंट्री में अभी भी सीपीएम बहुत सारी जगह पर। लेकिन अगर आप अभी देखें ना, अभी जो सीपीएम का स्टैंड है या फिर जितनी भी लेफ्ट विंग पार्टीज है, उनका स्टैंड, अभी का स्टैंड और पहले का स्टैंड अगर आप देखें, जमीन आसमान का फर्क है ना निर्मली जी? पहले वो कितने स्ट्रिक्ट होते थे, मतलब अमीर आदमी उनको एक आंख नहीं भाता था। ऐसा होता था सीपीएम में पहले, अमीर आदमी है तो ये चोरी है, उनका एक ऐसा थॉट प्रोसेस था। अब वो कितने, वो एक नॉर्मल हो गए कि ठीक है, पार्टी में अमीर लोग भी आ गए अब तो। राइट? तो एक रिजिड आइडियोलॉजी लेकर आप नहीं चल सकते, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, लोगों को लेना पड़ेगा। अगर आपकी पार्टी में, आपके कोर टीम में ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो आपकी टीम को खराब करेगा और आपके काम को खराब करेगा। ऐसे लोगों को कभी भी लेना नहीं चाहिए अपनी कोर टीम में। बाकी जो नॉर्मल टीम है उसमें रहे चलेगा, ऐसे लोग, हर तरह के लोग हमको चाहिए। लेकिन कोर टीम जो आपकी है, जो आपको आगे बढ़ने में, जो आपकी कामयाबी का, सक्सेस का राज बनेगी, उसको कभी भी आपको ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोग जो आप ही की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते, या हमेशा क्या करेंगे पता है? आपके काम में नुक्स निकालेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। और ये सारे लोग जो होते हैं ना, हमारे जो अपोजिटर, जो कॉम्पिटिटर है, जो अपोजिशन है, उसके लिए इजी टारगेट होते हैं। आपको क्या लगता है कि जब भी कोई भी क्रिकेट मैच खेला जाता है, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, क्रिकेट मैच खेला जाता है ना, तो टीम का कोच, टीम का कप्तान और टीम के जो दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, वो बैठ के ना दूसरे जो प्लेयर, दूसरे सामने वाली टीम का गेम देखते हैं कि फ्रंट फुट पे खेलता है, बैक फुट पे खेलता है, इसके टाइम पे स्पिनर खिलवाना चाहिए, इसके टाइम पे एक फास्ट बॉलर चाहिए, ऑफ स्विंग डालना है, इन स्विंग डालना है, कौन सी फील्डिंग पोजीशन होनी चाहिए, सब कुछ उस वक्त बैठ के मैन टू मैन मार्किंग करते हैं वो लोग। राइट? आपका अपोजिशन जो है ना, आपका कॉम्पिटिटर जो है ना, वो आपकी कोर टीम के साथ यही कर रहा है कि इसमें से किसको मैं तोड़ सकता हूँ, किसको मैं फोड़ सकता हूँ, कौन से इंसान को मैं अपनी टीम में ले सकता हूँ। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो आपकी आइडियोलॉजी के साथ सपोर्ट नहीं करते, ये जल्दी इजी टारगेट है उनके लिए, ऐसे तोड़ देंगे उनको, ऐसे। और आपका सारा राज, आपका सारा सीक्रेट, आपकी सारी प्लानिंग अपोजिशन को पता चल जाएगी, आपके कॉम्पिटिटर को पता चल जाएगी। तो ऐसे लोगों को हमेशा दूर रहिए। अगर आप मेरी आइडियोलॉजी से सपोर्ट नहीं करते तो आप मेरी कोर टीम में नहीं रह सकते। सिंपल है, एकदम सिंपल है। राइट? आप जिसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं उसकी कोर टीम में जाइए। राइट? तीसरी, जो लॉयल नहीं है आपके साथ, ईमानदार नहीं है, वफादार नहीं है, जो सबसे महंगी चीज इस दुनिया में है वो है ईमानदारी, लॉयल्टी, वफादारी। और ये कुछ लोगों से आप उम्मीद नहीं कीजिएगा कि आपको मिलेगी। राइट? मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आप मेरे साथ लॉयल हैं, मेरे साथ वफादार रहे। मेरी टीम में, मैं आपको बताता हूँ मेरा क्राइटेरिया क्या है। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि ये, एक तो ऑफकोर्स वफादारी तो है, और दूसरा कि इसके अंदर जिद कितनी है, उसको काम आता है नहीं आता वो छोड़ दो, ये लॉयल है और इसके अंदर जिद है, काम करने की जिद है, काम सीखने की जिद है, तो उसको अगर काम नहीं भी आता ना तो भी मैं उसको टीम में ले लूँ। और अगर ऐसा कोई इंसान हो जिसको काम बहुत अच्छा आता है, उससे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। कैंपेन मैनेजमेंट, लेट्स से एक बंदा है जिससे अच्छा कोई कैंपेन मैनेजमेंट कर ही नहीं सकता, बहुत जबरदस्त कैंपेन, लेकिन वफादार नहीं है, तो वो इंसान को मैं कभी नहीं दूंगा। आपकी कोर टीम में आपको लॉयल लोगों की जरूरत है।
जरूरत है आपको ऐसे लोगों की जो आप पे भरोसा करे, जो आपके साथ हर हालत में रहे। ऐसे लोगों को आपको लेना। तो अगर कोई इंसान आपको लगता है कि यार ये वफादार नहीं है, इसने पहले भी धोखा दिया हुआ है मुझे, चीटिंग किया, फ्रॉड किया, झूठ बोलता है बार बार, ऐसे लोगों को आपको नहीं लेना चाहिए कभी भी अपनी कोर्ट में। फिर ऐसे लोग जो बहुत बोलते हैं काम नहीं करते। तो बहुत लोग होते हैं बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पुलिस इंटरोगेशन आपने कभी फेस की होगी तो आपको पता होगा कि पुलिस इंट्रोगेशन में या किसी भी तरह के इंट्रोगेशन में, इवन इन कोर्ट केसेस अगर आप देखेंगे तो क्या करता है पता है, जो मुजरिम होता है ना, मुजरिम या फिर जिसपे शक होता है, उससे बुलवाते हैं। इंट्रोगेशन आपने कभी देखिए, ध्यान से देखना, अगली बार पिक्चर में भी देखा होगा ना कभी, तो ध्यान से देखना, उसमें पुलिस वाला एक लाइन बोलता है और जो मुजरिम होता है या जिसपे शक होता है उस इंसान को पूरी कहानी को निकलते हैं, और फिर पुलिस वाला बोलेगा और फिर क्या हुआ, फिर तुम क्या कर रहे थे, फिर तुमने क्या देखा। क्या करते हैं पता है, वो ज्यादा बुलवाने की कोशिश करते हैं आपसे। आप जितना बोलोगे उतनी गलती करोगे, सिंपल लॉजिक है। आप जितना बोलोगे उतनी गलती करोगे। तो जो इंसान ज्यादा बोलता है ना, उस इंसान से मैं एक्चुअली कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहो। मुझे बिल्कुल ज्यादा भाते नहीं, कि आपका टाइम वेस्ट करेगा, सबका टाइम वेस्ट करेगा, काम करेगा नहीं। और दूसरी बात, ज्यादा बोल बोल के ना आपके अंदर की बातें दूसरों को बता दे, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले को कंट्रोल नहीं होता कब रुकना चाहिए, उनको पता नहीं होता कब रुकना चाहिए। वो बोलेंगे और तब तक बोलते रहेंगे जब तक कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो ऐसे लोग जो ज्यादा बोलते हैं और काम कम करते हैं, उनको कभी भी अपने टीम में लेना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि मैम मैं ऐसे कर दूँ, तो शादियों में बुआ फूफा वगैरह लोग होते हैं ना, फूफा टाइप्स में, जो आते हैं बोलते हैं अरे मुझे बोल दिया तो मैं सस्ते में कराता, मुझे बोल दिया तो ये मैं अरेंजमेंट पहले ही करा देता, जल्दी करा देता। ऐसे लोगों को तो और टीम में नहीं रखना। तो कोर टीम में ऐसे लोग जो ज्यादा बात करते हैं उनको कभी नहीं लेना चाहिए। दूसरे ऐसे लोग जो ना बहुत ही ग्रीडी है, ऐसे लोग जो पोजीशन के पीछे, पोस्ट के पीछे भागते हैं बहुत ज्यादा, ऐसे लोगों को मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मैं सोशली भी, जब कोई एनजीओ फॉर्म होती है, कुछ होती है, तो ऐसे लोग जो बोलते हैं ना कि मतलब मला सेक्रेटरी वैसा है, मतलब मुझे सेक्रेटरी बनना है या मुझे ये पोजीशन चाहिए, मुझे ये पद चाहिए, वैसे लोगों को पहले ही निकाल दो। जो पद के लिए आपके साथ है उसका प्रॉब्लम ये है कि कोई और पार्टी, आपका कॉम्पिटिटर, आपका ऑपोजिशन वाला, अगर उसको कोई अच्छा पद देगा तो वो वहां चला जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी राजनेता का, बट ऐसा एक बहुत बड़े राजनेता है जो हमेशा सत्ताधारी पार्टी में ही रहे हैं और उनकी पार्टी कभी ऑपोजिशन में नहीं रहती। उसका रीजन यही है कि वो यहाँ से वहां सिर्फ और सिर्फ पद के लिए जाते हैं, राइट। तो नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो अच्छा नहीं लगेगा, बट एक चीज, ऐसे लोग जो जो ग्रेडी हो, जो पोजीशन के लिए, पोस्ट के लिए आपके साथ रहते हैं, उनको कभी भी टीम में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ पोस्ट के लिए, ये काम नहीं करना सर। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मुझे कोई इंसान बोले कि रजा मैं ये पोस्ट लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये काम डिलीवर करके दिखाऊंगा, तो उस इंसान को पोजीशन देने में मजा है। लेकिन जो बोले कि मैं जो पोजीशन लूंगा, बैठूंगा, हाँ बगुया करेंगे, ऐसे वाला एटीट्यूड इंसान के साथ कभी आपको काम नहीं करना चाहिए, भले ही वो कितना भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो। क्योंकि मना करना आपको बाद में भी पड़ेगा, पोस्ट देने के बाद पोस्ट से हटाना ज्यादा इंसल्टिंग होगा। तो पहले ही इन सारी चीजों का डिसीजन आप ध्यान से लीजिएगा। उसके बाद ऐसा इंसान जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी में, ये किसी का नहीं होता, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी में अगर वो है तो आप उससे दूरी बना के रखें, क्योंकि ये आपको हमेशा हराएगा। और ऐसा इंसान जिसने कभी पास्ट में आपको ना धोखा दिया हो, कभी चीटिंग की हो, आपको, यानी जरूरी नहीं आपको ही, आपको दिया हो सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी पार्टी को दिया हो सकता है, या आपके जान पहचान वाले किसी व्यक्ति को दिया हो। तो जरूरी नहीं कि आप ही को धोखा दिया हो। आपको पता है कि वो उसने उस बंदे को धोखा देके वो मेरे पास आया है, तो क्या गारंटी कि आपके साथ लॉयल रहेगा, राइट। अगर ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोग, जैसे मैंने आपको बताया, इनको टीम में आपको रखना है, मौका देना है, बिल्कुल दीजिए। मौका देना जरूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि सबको मौका मिलना चाहिए। हो सकता है वो सुधर गया, आपने किसी के दिल के अंदर थोड़ी जाता है, बट इसको कोर टीम में मत रखिए। पहले पहले उसको वफादारी साबित करने दीजिए, फिर ले लीजिएगा। लेकिन शुरुआत में आप हमेशा ऐसे लोगों को कोर टीम से दूर रखो। देखो, कोर टीम से दूर रखना इसका मतलब नहीं कि उनको निकाल देना कि भैया मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं, कोर टीम तो आपके अंदरूनी होगी ना, इसमें आपके 5, 8, 10 लोग हो गए, राइट। बट इसके बाहर भी तो टीम चाहिए ना आपको। 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोग, तो उसमें हर तरह के लोग होंगे।
आप एक एक को ज्वाइन नहीं कर सकते ना। तो कोई लोग किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी मेंटालिटी, किसी भी पार्टी से आएंगे, वो रहने चाहिए आपके पास, लेकिन कोर टीम की हम बात कर रहे हैं, जो आपके साथ दिन रात रहेगी, दिन रात उठे बैठेगी, उसकी बात कर रहे हैं। और ऐसे लोग जिनका ना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फेलियर का, ऐसे लोगों को कभी नहीं रखना चाहिए। अब लोग ये बोलेंगे कि फेलियर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो लेना चाहिए ना इनको, तो क्योंकि आपको बताएंगे कि कहाँ क्या काम नहीं करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ये लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा आपकी जीत के बाधा बनते हैं। ये कभी आपको ये नहीं बताते कि क्या करने से जीतते हैं। ये आपको हमेशा ये बताएंगे कि ये किया तो हार जाएगा, ये किया तो हार जाएगा, ये किया तो हार जाएगा, ये किया तो हार जाएगा। ये ना किया तो जीतेगा वाला लॉजिक नहीं आता। मैं हमेशा बच्चों को, मैं जब भी बच्चों से बात करता हूँ तो एग्जाम्पल देता हूँ कि दो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। एक बच्चा एग्जाम दे रहा है कि मैं पास हो जाऊं, और दूसरा एग्जाम दे रहा है कि मैं फेल ना हो। आपको क्या लगता है दोनों में से फेल कौन होगा? चैट बॉक्स में बताइए। दो लोग हैं, एक बच्चा पास होने के लिए एग्जाम दे रहा है और एक बच्चा इसलिए एग्जाम दे रहा है कि मैं फेल ना हो। तो दोनों में से फेल होने के चांसेस किसके हैं आपके हिसाब से? राइट? कि पास होने वाले बच्चे के चांसेस ज्यादा है फेल होने के, या वो बच्चा जो फेल ना होने के डर से एग्जाम दे रहा है? आपके हिसाब से किसके चांसेस फेल होने के ज्यादा है? आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, वेरी गुड, बट आप एवरीवन करके करेंगे तो सबको दिखेगा। राइट, एग्जैक्टली। वो बच्चा जो कि पास होने के लिए एग्जाम दे रहा है ना, वो पास होगा। और जो फेल होने के लिए एग्जाम, फेल ना होने के लिए एग्जाम दे रहा है ना, वो डेफिनेट चांसेस है कि वो फेल हो जाए, क्योंकि उसका फोकस, उसका ऑब्जेक्टिव फेल होने पे है। और जो पास होने के लिए होता है ना, वो पास होने के ऑब्जेक्टिव से, मकसद से करता है। आप इलेक्शन जब लड़ते हो तो हारू नहीं मैं, इसलिए इलेक्शन अगर आप लड़ोगे तो चांसेस है कि हार जाओ। और जीतने के लक्ष्य से करोगे ना, तो डेफिनेटली जीतोगे। तो ये माइंडसेट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्या है। तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ लोग थे जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सक्सेसफुल टीम। तो हमने दो चीजों के बारे में बात की। एक थी पॉलिटिकल लीडर, एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, अगर आप कोर टीम बना रहे हैं तो कोर टीम में किस तरह के लोगों को आपको नहीं लेना है। अब ये तो बात हो गई कि कोर टीम में किसको नहीं लेना है और एज अ लीडर मेरे अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए। इसमें आगे भी एक पहलू है कि मेरे अंदर आज वो खूबियां नहीं है, तो मैं किस तरह से बढ़ा सकता हूँ, ये हम आगे के सेशंस में देखेंगे। बट अभी आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक जो हमारा ये है कि कोर टीम, यानी कौन सी कोर टीम। अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देख रहे हैं तो कौन सी कोर टीम आपके पास होनी चाहिए, और पार्टी लेवल पॉलिटिक्स अगर आप करने चाहिए तो कौन सी करना चाहते हैं तो कौन सी कोर टीम आपके पास होनी चाहिए। और आगे वाले टॉपिक के लिए मैं हमारे को होस्ट ऑफ द प्रोग्राम डॉक्टर संदेश मात्रे जी, जिनको हम प्यार से दादा बुलाते हैं, उनको मैं निमंत्रण दूंगा कि वो आए और आगे का प्रोग्राम संभाले। यस सर, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। गुड बहुत इवनिंग बहुत सर। शुक्रिया, और काफ़ी शानदार सेशन रहा रजा सर का। एंड आई मस्ट से दैट कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं भी अपनी लीडरशिप में ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करूँगा। और मुझे इस बात का विश्वास है कि जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं उन्हें भी ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि हमारी ये हमेशा कोशिश रहेगी कि आपको वो चीज़ बताए जो आपको दूसरा कोई बताएगा नहीं। आपको मतलब कुछ लोगों का सवाल, मतलब जो हमारा टाइटल है वो देख के ही कुछ लोग सवाल पूछते हैं, यार भैया आप क्या राजनीति सिखाओगे हमें? और कुछ लोग बोलते हैं कि अब तू हमें राजनीति सिखाएगा। तो ऐसे भी टोन अलग अलग लोगों के होते हैं। तो वो हम उन्हें बोलते हैं कि बाबा हम वो नहीं सिखा रहे, आप जिस राजनीति की बात करें हम वो नहीं सिखा रहे, पर हमको वो आपको वो सिखा रहे जो आपको राजनीति में आगे बढ़ने के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होगा, जिसकी वजह से आप उससे आगे राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। तो वंडरफुल सेशन बाय रजा सर, रियली आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी तरीके से बच्चों को ये सारी चीज़ों के बारे में बताई। मेरा जो टॉपिक है वो है राजनीति में अगर आप है तो आपके पास कौन सी टीम्स होनी चाहिए, कौन सी टीम्स ऐसी है जो आपको रिक्वायर्ड है अगर आप राजनीति में है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है डिफरेंट टीम्स इन पॉलिटिक्स। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो आपको कौन सी टीम्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप पॉलिटिक्स में है तो
दो तरीके के पॉलिटिक्स होते हैं। एक पॉलिटिक्स होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसमें आपका एक लक्ष्य होता है कि मैं आने वाले समय में चुनाव लड़ने वाला हूँ। मैं 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में या 1 साल में चुनाव लड़ने वाला हूँ। उसे हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहा है, जैसे कि हमने हमारे वेबिनार में भी ये चीज बताई थी। और दूसरा जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होता है, कि अगर आपको मतलब चुनाव नहीं लड़ना है पर आप राजनीति में रुचि रखते हैं और आपको आपकी पार्टी या संगठन में आगे बढ़ना है। देखो, दोनों भी चीजों में आपको टीम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राजनीति अकेली, मतलब राजनीति एक ऐसा क्या बोलते हैं उसे, ऐसी लड़ाई है जो आप अकेले लड़ नहीं सकते। अगर आप अकेले लड़ोगे तो आप कट के मर जाओगे। तो आपको आपके साथ टीम होनी बहुत जरूरी है, और ये टीम तो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद करेगी। वो टीम कौन सी होनी चाहिए पहले ये समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे कि टीम में कौन कौन होना चाहिए और कैसे लोग होना चाहिए। रजा सर ने आपको कोर टीम के बारे में बताया। कोर टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों दोनों भी, मतलब अगर आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स भी कर रहे हो और आप ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स भी कर रहे हो तो आपको कोर टीम की जरूरत हर जगह पे पड़ेगी। हम उस सारी चीजों के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपको संगठनात्मक राजनीति करनी है तो संगठनात्मक राजनीति के लिए आपको कौन सी टीमों की जरूरत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यदि आप केवल संगठनात्मक राजनीति कर रहे हैं तो किन टीमों की आपको जरूरत आवश्यकता है। तो देखते हैं कौन सी टीम है। सबसे पहले आपको कोर टीम, देखो ये जैसा मैंने कहा था कि कोर टीम ये दोनों भी जगह पे इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे आप इलेक्ट्रोल कर रहे हो चाहे आप संगठनात्मक कर रहे हो। कभी कभी कैसा होता है कि कुछ लोग पहले शुरुआत में संगठनात्मक राजनीति करने शुरू करते हैं, मतलब संगठनात्मक राजनीति मतलब संगठन में अच्छी पोस्ट पे जाना, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या फिर कोई अच्छी पोस्ट लेना, फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रोल राजनीति में आते हो। तो ये दोनों जगह पे आपको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये कोर टीम जो होती है ये इसमें 4 से 5 लोग होने चाहिए। एक एडवाइजरी टीम होगी आपकी अगर आप संगठनात्मक राजनीति कर रहे हैं। दूसरी एक टीम होगी सोशल मीडिया एक्टिवेशन टीम, और 5वीं जो टीम है वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टीम। ये 4 टीम जो हमने रिसर्च किया था इसके ऊपर कि अगर आप संगठनात्मक राजनीति में है तो आपको कौन सी टीमों की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों ये आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो किसी किताब में नहीं लिखा है, इंटरनेट पे भी आपको कहीं मिलेगा, गूगल भी इसके बारे में बताएगा नहीं आपको, और इसके बारे में आपको आपके कोई लीडर भी नहीं बताएंगे। ये हमने जो इसमें तैयार किया है ये हमारे साल भर का रिसर्च है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है उसमें, उस एक्सपीरियंस को हमने साथ में लेके ये चीजें हमने की है। हाँ, ये बात सही है कि इसमें डेवलपमेंट हो सकता है और चीजें ऐड हो सकती है, पर मैंने ये कोशिश की है कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है वो सारा एक्सपीरियंस मैंने इसमें डाला है पिछले 20 साल का, चाहे वो चुनाव लड़ने का हो, चाहे वो संगठनात्मक राजनीति का हो, चाहे प्रोग्राम्स लेने का हो, कोई भी जो पूरा मेरा क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है वो सारे एक्सपीरियंस को एक साथ करके मैंने ये पीपीटी बनाई है। तो इसलिए 4 टीम की आपको आवश्यकता है। हम एक एक करके सारी टीम को देखेंगे और हर एक टीम के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। मेरी पीपीटी होने के बाद मेरे ख्याल से हमारा टाइम 9:30 बजे तक का है, मेरे पास 35 मिनट है। आधे घंटे 25 मिनट में मेरा टॉपिक खत्म करूंगा, फिर उसके बाद आखिरी जो 10 मिनट है वो हम सवाल जवाब के लिए रखेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप लोग सवाल पूछें, क्योंकि आप लोग जब सवाल पूछते हो तो 2 चीजें होती है। एक तो आपके दिल में जो डाउट होता है वो आपको क्लियर हो जाता है, आपके दिल में कोई शंका होती है वो क्लियर हो जाती है। और दूसरी बात कि हमें भी पता चलता है कि हमने जो चीजें बनाई है उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसमें कुछ एडिशन करना है क्या, उसमें कुछ रह गया है क्या, उसमें कुछ चीजें और डालनी है क्या, ये चीजों के ऊपर हम और रिसर्च कर सकते हैं। तो ये प्रमुख तौर पे 4 टीम है अगर आप संगठनात्मक राजनीति कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप पॉलिटिक्स में भी है तो आपको ये 4 अलग अलग टीमों की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं कौन सी और एक मैं भूल गया था, एक इमेज मैनेजमेंट टीम आपकी होनी चाहिए। 5 टीम है उसमें से एक आखिरी जो है वो अब जो आपकी छवि प्रबंधन करेगी, इमेज मैनेजमेंट टीम, वो होनी चाहिए। तो पहली टीम जो है वो कोर टीम है जिसमें 4 से 5 लोग होने चाहिए। तो जैसा रजा सर ने आपको कोर टीम के बारे में बताया था कि कोर टीम क्या होती है, जो लोग आपके बहुत करीब हो, और इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो टॉपिक रजा सर ने कवर कर दिया था। पर ये आपके राजनीतिक
जो करियर है उसका एक भाग है कोर टीम, उसके बारे इसलिए हम यहाँ पे करेंगे। कोर टीम में प्रमुख तौर पे क्या करें कि जो आपकी बाकी की 4 टीमें हैं, मतलब जैसे इमेज बिल्डिंग टीम हो गई, सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम हो गया, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टीम हो गया, और कौन सा था टीम, कोई बताएगा मुझे चैट पे? हो गए सब लोग? 5 कौन सी टीम थी? एक तो कोर टीम थी, एक इमेज मैनेजमेंट टीम हो गई, एक सोशल मीडिया एक्टिवेशन टीम हो गई, एक और 2 टीम कौन सी है? एनीबडी? लगता है पिछली पीपीटी किसी ने देखे नहीं लगता है। एक एडवाइजरी टीम हो गई और एक लॉजिस्टिक टीम। ओके, हाँ, जो हमने पिछले जो हमने 4-5 टीम बताई थी उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। चलो हम वापस एक बार पीछे जाके देखते हैं क्या थी वो टीम। हाँ, तो ये 5 टीम थी, कोर टीम, एडवाइजरी टीम, सोशल मीडिया टीम, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टीम और इमेज मैनेजमेंट टीम। ये 5 टीम है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोर टीम के बारे में। तो कोर टीम के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये आपके सबसे करीबी लोग इसमें होने चाहिए, जो जिनके ऊपर आपका बहुत विश्वास है, जिनके ऊपर आप विश्वास से कोई काम दे सकते हैं। टीम की साइज ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, 4 से 5 लोग इस टीम में होने चाहिए और आप खुद भी इस टीम का हिस्सा रहोगे। ये जो आप जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के लिए जो टीम बनाओगे, तो इसके लिए ये टीम फिजिकली होनी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को बोलोगे बाबा तू मेरे इस टीम का हिस्सा है, तू मेरे इस टीम का हिस्सा है, तो वो लोग थोड़ा सा अलग महसूस करेंगे। उनको जिम्मेदारी दे दो, ये सारी टीम आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इसको इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पेपर वर्क में होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मेरे ये कोर टीम के ये लोग हैं, मैं इनसे मेरे राजनीतिक सफर के बारे में इनसे बात करूंगा, मेरे पॉलिटिकल डिसीजंस के बारे में इनसे बात करूंगा, मेरे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के बारे में इनसे बात करूंगा, मुझे आगे क्या करना है पॉलिटिक्स में, इसके बारे में ये 4 या 5 लोगों से बात करूंगा। तो ये 4 या 5 लोग आपके जहन में होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। एक योर एडवाइजर, आपका जो सलाहकार होता है वो इसमें होगा। बाद में एक सोशल मीडिया का एक्सपर्ट होगा। देखो मैं जो आपको दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था एक एडवाइजर, तो ये आपका जो एडवाइजरी टीम होगी उसका हेड होगा। सोशल मीडिया एक्सपर्ट, जो भी आपकी सोशल मीडिया की टीम होगी उसका ये हेड होगा। एक गुड स्पीकर, अगर आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एक स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। हम आगे आएंगे इन सारी चीजों के ऊपर, तो वो आपको इसमें जरूरत पड़ेगी, तो वो एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। अ पर्सन विद गुड नॉलेज ऑफ पीआर, जो आपको इमेज बिल्डिंग में बहुत जरूरी काम में आएगा। तो ये 4 से 5 लोग जो है वो आपकी कोर टीम में होने चाहिए। ज्यादा बड़ी टीम मत कीजिए कोर टीम, इसको एक सीमित तौर पे रखिए। आप इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, उसके ऊपर आप इनसे बात कर सकते हैं। इसमें कौन से लोग आप चुने, जैसे कि अगर आपके कोई घर के लोग हो, आपके दोस्त हो, जो आपके साथ आपका ड्रीम शेयर कर रहे हैं, जिनकी राजनीति में रुचि है, तो ऐसे लोगों को आप अपनी कोर टीम में रख सकते हैं। अब आएंगे एडवाइजरी टीम के ऊपर। जो हमारी दूसरी टीम थी वो थी एडवाइजरी टीम। तो एडवाइजरी टीम, इसमें ज्यादातर आप सीनियर लीडर्स को ही रखें एडवाइजरी टीम में। हाँ, नो डाउट, बट आपसे जो आपको भी हम इसे एडवाइस ले सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं ये हमें एडवाइस दे सकते हैं, तो आप उस पर्सन को एज एडवाइजर रख सकते हैं। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस यू इन पॉलिटिक्स, आपको कोई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, मैंने रजा सर को पकड़ा, रजा सर को बोला कि यार तू राजनीति में आ जा और तू ये पोस्ट ले ले, उनको मैंने जिला का अध्यक्ष बना दिया, तो उनके लिए आई कैन बिकम एन एडवाइजर। तो ही विल टेक एडवाइस फ्रॉम मी कि सर अब मुझे क्या करना है, अब मैंने ये किया तो यहाँ मैं फंस गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो सबसे अच्छा एडवाइजर आपके लिए वो हो सकता है जिसने आपको राजनीति से इंट्रोड्यूस किया, जिसने आपको राजनीति में लाया। तो ये सबसे बड़ा एडवाइजर और सबसे अच्छा एडवाइजर आपके लिए होगा, क्योंकि उसके लिए आपके प्रति उसके दिल में अच्छी भावना होगी, एक समझ होगी, वो आपको समझता होगा। इसीलिए सबसे अच्छा एडवाइस आपको वही दे सकता है जिसने आपको राजनीति में लाया है। 1 or 2 सीनियर लीडर्स ऑफ योर पार्टी, आपके पार्टी के 1 या 2 कोई सीनियर लीडर जिन्हें आप रिस्पेक्ट करते हो, जिन्हें आप एज एन आइडल मानते हो, जिनकी पॉलिटिकल जर्नी आपको पसंद है,
जिनके बारे में पार्टी में भी अच्छी बातें होती है, तो ऐसे लोगों को आप एडवाइजरी टीम में रख सकते हैं। अच्छा, उनको ये मत बना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जिले में महासचिव है और आपका जिलाध्यक्ष ने आपको एडवाइजर, मतलब आपको राजनीति में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो आप उनसे एडवाइस लिया करोगे हर चीज से, पर उनको जाके ये मत बताओ कि सर यू आर अ पार्ट ऑफ माई टीम। तो वो आपके ऊपर ऑफिस से ये बोले यार तू मुझे टीम में रखेगा, तो ये गलत मैसेज चला जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि ये जो टीम बनाओगे आप, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए टीम, तो ये टीम आपके लिए काम करेगी, इससे आपको काम करवा के लेना पड़ेगा, वो आपको आपकी स्किल्स के हिसाब से काम करवा के लेना पड़ेगा। आप अगर उनको जाके बोलो, और स्पेशली तो एडवाइजर वालों को तो कभी जाके बोलना नहीं कि आप मेरे एडवाइजरी टीम के मेंबर हो, तो वो उल्टा आपको एडवाइस, आपसे एडवाइस देना ही बंद कर दूसरे किसी को एडवाइस देना शुरू करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखो, उनको कभी ये नहीं बताना कि आप उनसे आप एडवाइस लेते रखो, तो ये आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये मेरे एडवाइजरी टीम के मेंबर हैं। एनी वन पर्सन फ्रॉम योर फैमिली, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे डैडी जो थे वो ही वॉज मेरे मेरे बैकबोन थे वो, तो हमेशा मुझे हर चीज में पॉलिटिकली उन्होंने मुझे बहुत हर जगह पे मार्गदर्शन किया है, कहाँ पे किस तरीके से करना है काम, किससे किस तरीके से बात करनी है, किस प्रोग्राम को किस तरीके से करना है, अगर मैं किसी मुसीबत में फंसा हूँ तो उस मुसीबत से मैं बाहर कैसे निकलूं। तो ये सबसे अच्छा काम अगर कोई करेगा कर सकता है तो आपके परिवार का, बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू यू, वो आपके बहुत क्लोज होते हैं। पर ये देखिए कि वो आदमी आपको सपोर्ट कर रहा है पॉलिटिक्स में, ऐसा नहीं होना कि बाबा जैसे अभी अंकल अभी मम्मी हो गए, आप बोलोगे यार मम्मी तो मेरी सबसे पहले गुरु, हाँ मम्मी इज योर फर्स्ट गुरु, क्योंकि वो आपको सारी चीजें सिखाती है। पर अगर वो मतलब आप राजनीति में हो, ये उसे पसंद ही नहीं है, तो शी विल नॉट गिव यू एडवाइस प्रॉपरली। वो आपको मतलब बोले जा तू अपना काम कर, मुझे इसमें कुछ मतलब नहीं है, तू कुछ भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं। अगर फैमिली पर्सन उसी को चुनो जो आप, जिसकी राजनीति में रुचि है, जो राजनीति को समझ पाता है। जरूरी नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही जुड़ा हो, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको राजनीतिक समझ होती है, उन्हें पता होता है, तो ही कैन ऑल्सो बिकम योर गुड एडवाइजर। और पहले दो के मुताबिक आपके परिवार का अगर कोई हो, रिश्तेदार हो या फिर आपके घर परिवार का, तो वो आपको सही राय दे सकता है राजनीति में। देयर शुड नॉट बी मोर देन 2 पीपल इन दिस टीम, ये इस टीम में 2 से ज्यादा लोगों को आप रखो मत, क्योंकि अगर आप 4 लोगों से जाके एडवाइस लोगे तो 4 लोगों के अलग अलग एडवाइस होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं फंस गया हूँ और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि आगे चल के मैं, मुझे कोई पद पार्टी दे रही है और मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ या फिर ये डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि ये पद मैं लूँ या ना लूँ। अगर लूँ तो भी अच्छा है, अगर ना लूँ तो भी अच्छा है, तो ये दुविधा मनस्थिति में हूँ। तो अगर आप 1 या 2 लोगों के पास जाओगे तो आपको पता है नहीं बेटा इसको एक काम करो, ले सकते हो तो अच्छा रहेगा, नहीं ले सकते तो दूसरा बताए। लेकिन अगर आप 4-5 लोगों के पास जाओगे तो वो अपनी अपनी राय उसमें डालेंगे, तो आपका पहले से ही दिमाग कंफ्यूज था। अगर आप 4 लोगों के पास जाके एडवाइस लोगे तो वो आपको और कंफ्यूज कर देंगे और ऐसी बातें बता देंगे जिससे आपके आपके दिमाग में कंफ्यूजन बढ़े और इसके वजह से आप सही डिसीजन ले नहीं पाओगे। तो ये सजेशन है कि इसमें 2 से ज्यादा लोग ना रखें, 1 या 2 एक आइडल होता है एडवाइजरी टीम के लिए। तो ये बातें थी हमारी एडवाइजरी टीम के बारे में। अगली जो टीम है वो हमारी सोशल मीडिया एक्टिवेशन टीम, हमने यहाँ पे नाम दिया है सोशल मीडिया एक्टिवेशन टीम। अब ये जो टीम है, जैसे कल रजा सर ने कहा था कि पॉलिटिकल जो टीम होती है ये नॉन पेड टीम होती है, इसमें आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग दिल से आपके लिए काम करते हैं। पर वही अगर आप कॉर्पोरेट में अगर काम कर रहे हो तो आपको सोशल मीडिया पे प्रमोशन करने के लिए, आपके पोस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, लाइक्स करने के लिए आपको पे करना पड़ता है, जैसे वहां पे सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं, तो वो एक हाई लेवल की बात है। पर आपको पॉलिटिक्स में जितना भी हो सके उतना बिगैर पैसे का काम करना है, तो इसके लिए आपको वैसी टीम बनानी पड़ेगी। अब तो आपको सोशल मीडिया, आज की तारीख में सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जैसे हमारा परिचय भी सोशल मीडिया के थ्रू ही आपसे हुआ है। तो सोशल मीडिया एक्टिवेशन टीम ये बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया इस टीम को सोशल मीडिया एक्टिवेशन क्यों नाम रखा है, क्योंकि आप जो भी चीजें सोशल मीडिया पे करोगे उसको एक्टिवेट करने का काम ये टीम करेगी, इसीलिए से सोशल मीडिया एक्टिवेशन टीम का नाम हमने दिया है। तो इसमें आप जो जो भी लोग इस टीम में रखोगे, अच्छा इनसे आप बोल सकते हो कि भाई तुम मेरे सोशल मीडिया टीम के क्या बोलते हो उसे मेंबर हो, क्योंकि इन्हें अच्छा भी लगेगा अगर कोई लोग आपको मान रहा है, अगर कोई लोग आपको फॉलो कर रहे हैं,
तो अगर आप किसी को जाके बोलोगे भाई यार तू मेरे आज से सोशल मीडिया टीम का मेन रहेगा, तो मेरी सोशल मीडिया टीम को हैंडल करेगा, तो उसे अच्छा लगेगा ये चीज को। तो पर एडवाइजर को कभी जाके नहीं बोलना ये मेरा एडवाइस है, तो ये आप ध्यान में रखिए। तो ऐसा आदमी या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको सोशल मीडिया की समझ हो, जिसको सोशल मीडिया के बारे में जानकारी हो, क्योंकि सोशल मीडिया एक वास्ट मीडियम है, इसमें कई सारी चीजें हैं, कंटिन्यूसली चीजें अपडेट होती रहती है, अपग्रेड भी होती रहती है। तो आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा कि आप इसमें जो जिस भी व्यक्ति या आदमी को इसमें ज्वाइन कराओगे, उसके पास इस बारे में ज्ञान होना जरूरी है। अगर उसके पास ज्ञान हो तो आपको हेल्प ही नहीं कर पाएगा। पीपल हु हैव गुड फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। दूसरी बात, सिर्फ ज्ञान होना जरूरी नहीं है। देखो ये तो जाहिर सी बात है, जिसको सोशल मीडिया का ज्ञान होगा उसके 100% फॉलोअर्स और मतलब सोशल मीडिया पे ज्यादा होंगे। जिसको सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं होगा उसके फॉलोअर्स नहीं होंगे, तो ये वाइस वर्सा है। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि ऐसे लोग हैं जो जिसको सोशल मीडिया का जानकारी हो और जिनके फॉलोअर्स भी हो, ऐसे लोगों को आपको इस टीम में रखना है। 3 या 4 लोग आप इसमें रख सकते हो। इस टीम में कोई लिमिटेशन नहीं, ये टीम आपकी जितनी बड़ी होगी उतनी अच्छी है। पर शुरुआत में कोशिश ये करो कि 4 या 5 ऐसे लोग रखें तो जिनसे आप तुरंत कोऑर्डिनेट कर सकते हो। इनका काम क्या होगा, जो सोशल मीडिया टीम का है वो काम क्या होगा। जैसे कोर टीम का काम था कि ये सारी टीम को चलाना, एडवाइजरी टीम का काम था आपको एडवाइस करना, तो वैसे ही सोशल मीडिया टीम का काम है आपके सोशल मीडिया को प्रमोट करना है। जैसे इनका काम होगा आपके लाइक्स, शेयर, कमेंट्स, ये आपके जो पोस्ट आएंगे, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आज कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती आज है, तो आपने एक फोटो डाल दिया और आपने उसके ऊपर 4 वर्डिंग्स लिख दिए बाबा साहब के बारे में, तो वो चीजों को लाइक करना, पोस्ट करना, बाद में शेयर करना अपने पेज पे। जैसे कभी फेसबुक पे अगर मैंने कोई पोस्ट डाली तो मेरे सपोज 1000 फॉलोअर्स है, तो मेरे 1000 लोगों ने उस चीज को देखा। पर अगर रजा सर के भी 1000 फॉलोअर्स है और रजा सर इज शेयरिंग माय पोस्ट, तो वो और 1000 लोग उस चीज को देखेंगे। तो ये जब पोस्ट शेयर करते हैं, पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हैं या फिर कोई एडवर्स कमेंट करता है उसको काउंटर करना, या फिर पोस्ट को लाइक करना, लाइक्स बढ़ाना, तो ये सारे काम आपकी सोशल मीडिया एक्टिवेशन टीम करेगी। वैसे तो ये जो मुद्दा है, ये सोशल मीडिया वाला मुद्दा है, ये हम आने वाले समय में जो वेज ऑफ प्रमोशन है, प्रमोशन मैनेजमेंट जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम ये सारे चीज लेने वाले, क्योंकि राजनीति में आपको प्रमोशन किस तरीके से करना है इसके ऊपर हमने पूरा टॉपिक बनाया है, जिसमें अलग अलग तरीके हैं प्रमोशन के, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, प्रिंट मीडिया में हो, लाइव मीडिया पे हो, फिर बैनर, पोस्टर, वो सारी चीजें हम डिटेल में लेंगे। वो हमारे आने वाले समय में जो 21 दिन का हमारा कोर्स है उसमें हम करने वाले हैं। तो पर आज के लिए हम इतना ही बताएंगे कि सोशल मीडिया टीम जो आपकी है वो इस चीज को एक्टिवेट करें। इसको एक्टिवेट कैसे करना है, आपके लाइक्स कैसे बढ़ाने हैं, वो सारे हम हमारा जो प्रमोशन मैनेजमेंट है उसमें हम सिखाने वाले हैं। तो ये आपका जो टीम होगा, मतलब सोशल मीडिया एक्टिवेशन का टीम, उसका प्रमुख काम यही होगा कि आप जो भी पोस्ट करें उसे लोगों तक पहुंचाने का काम ऑनलाइन ये करेंगे। यू कैन हैव अ पर्सन विद गुड डीटीपी नॉलेज। देखो कभी कभार क्या होता है कि आपको कोई पोस्ट डालनी है, जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हो तो उसके लिए एक ग्राफिक कंटेंट होना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे कि मैंने ये पीपीटी बनाई है, तो ये पीपीटी में मैंने अगर ये सोशल मीडिया का बाजू में रखा है यहाँ पे इस तरफ, तो वो नहीं रखता मैं, या फिर कलर सिर्फ प्लेन कलर, व्हाइट बैकग्राउंड उसके ऊपर, तो वो आपको उतना रुचि नहीं आती उसको देखने के लिए। और सोशल मीडिया पे इमेज स्पीक मोर गुड देन योर टेक्स्ट। आप जो टेक्स्ट डालते हो उससे ज्यादा इमेज ज्यादा बात करती है। तो वो इमेज बनाने के लिए आपको एक डीटीपी ऑपरेटर लगेगा, तो वो आपके तुरंत आपको बना के देगा, तो कि सर ये लो, ये आज ये पोस्ट है। आप उसको फोन करके बोलेंगे भाई तू मेरी टीम का आदमी है, तो मुझे आज से जो ग्राफिक्स होते हैं वो बना के। तो कोई भी मतलब अगर उसे लगता है कि आप एक अच्छे लीडर हो, जैसे कि रजा सर ने बताया कि लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, तो दिस डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी। लोग आपके लिए फ्री काम क्यों करें। तो उसमें से एक, अगर किसी को कोरल ड्रॉ आता है या फिर फोटोशॉप आता है, तो आप उसको रिक्वेस्ट करोगे तो वो खुशी से आपके लिए काम करेगा। तो ऐसा कोई आदमी जो आपके लिए ये डीटीपी बनाए। देखो मैंने कहा था ना कि ये सारी चीजें करने के लिए पेड लोग मिलते हैं आपको। आप अगर पैसा डालोगे तो आपके लिए ये सारी चीज लोग काम करेंगे। पर हमारा ये लक्ष्य है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप शुरुआत में अपनी लीडरशिप स्किल्स डेवलप करें, और लीडरशिप स्किल्स में से ये एक पार्ट है कि आप
कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा काम किस तरीके से कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लीडरशिप, ये आपकी स्किल होनी चाहिए। तो इसीलिए हम ये आपको बता रहे। और पैसा देके अगर सारे काम होते रहेंगे तो फिर पैसे से ही सारे काम होने दो ना, फिर इससे मतलब नहीं है। पर इसमें अगर आप पैसे देके किसी से काम डीटीपी करवा के लोगे और किसी से अगर आप फ्री में प्यार से करवा के लोगे, तो ये दोनों के डीटीपी का कलर और कॉम्बिनेशन जो होगा या फिर जो प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो प्यार से आप करोगे उसका फ्री में, जो आप करोगे प्यार वाला फ्री में, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा, उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा एज कम्पेयर टू पेड वाले में, क्योंकि उसमें प्यार होता है। तो ये चीज आप में ध्यान में रखनी है कि सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पैसे से भी हो सकती है, पर हमें पैसे से नहीं काम करना, हमारी हमारी स्किल यूज करनी है, हम जो सीख रहे हैं हम उसे यूज करना है और आगे बढ़ना है। तो ये सोशल मीडिया एक्टिवेशन टीम के बारे में था। दूसरा है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टीम। अब आप बोलो कि सर प्रोग्राम तो मतलब अगर मैं पार्टी में तो मुझे प्रोग्राम की क्या जरूरत है, और अगर प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है तो मुझे टीम की क्या जरूरत है। देखो, आपको अगर पार्टी में दिखना है तो आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे पार्टी, हर एक पार्टी का एक एजेंडा होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, तो बीजेपी वालों के पास ये प्रोग्राम है कि आपको वैक्सीनेशन के बारे में प्रमोशन करना है, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम रखने हैं। परसों ही मेरे स्कूल में एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ था, वो करना है, उसका प्रमोशन करना है। तो ये बीजेपी वालों का प्रोग्राम होगा। अब कांग्रेस का प्रोग्राम क्या चल रहा है कि अब डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़े तो उसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेस्ट करना है, उसके अगेंस्ट में आपको पेट्रोल पंप में जाके निदर्शन करना है या फिर लोगों में जाके बोलना है। तो ये कांग्रेस का हो गया। शिवसेना का अलग है कि सबके अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये प्रोग्राम करता कौन है? जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी का एक्टिविस्ट होता है, जो पार्टी में काम करने वाले पदाधिकारी होते हैं, वो ये प्रोग्राम करते हैं। जैसे मान लो कि आप किसी पार्टी के लोकल जनरल सेक्रेटरी, जिला के महासचिव हो या फिर ब्लॉक के प्रमुख हो, तो आपको पार्टी बोले कि भाई XYZ संदेश, निर्माल्य, रजा, आपको ये प्रोग्राम है, ये पार्टी का प्रोग्राम है, ये पार्टी का प्रोग्राम आपको करना है। तो ये प्रोग्राम करने के लिए आपको टीम लगेगी, आप अकेले तो ये प्रोग्राम कर नहीं पाओगे। तो ये टीम में कौन से लोग होने चाहिए, ये हम यहाँ पे देखेंगे। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टीम, ये टीम आपको एक सेपरेट टीम बनानी होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम होगा वो आपको एक पर्सन ऐसा चूज करना पड़ेगा जो एक अच्छा स्पीकर हो, क्योंकि एक अच्छा स्पीकर होना आपकी टीम में बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप जब प्रोग्राम रखते हो तो माइक हैंडल करने के लिए कोई तो जरूरी है, और ये माइक हैंडल करने का काम एक अच्छा स्पीकर कर सकता है। आप देखोगे तो आपके दोस्तों में, आपके परिवार के लोगों में, या फिर आप जहाँ पे पार्टी में काम करते हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो अच्छी तरीके से बात कर पाता है। तो वो आके बोलेगा कि मतलब सब अपने प्रोग्राम रखेगा। और ये प्रोग्राम ये बहुत जरूरी होता है। जो कंपेनर हम जिसको बोलते हैं, निवेदक जिसको बोलते हैं, निवेदन करने वाला जिसको बोलते हैं, वो बहुत जरूरी होता है हर प्रोग्राम के लिए। तो ये अगर आपके पास स्ट्रांग हो तो चाहे आप प्रोग्राम फुटपाथ पे लो या फिर आप 5 लाख के स्टेज पे लो, अगर आपके पास स्पीकर अच्छा है, प्रोग्राम को कंपेयरिंग करने वाला अच्छा है, तो आपका प्रोग्राम हिट हो जाता है। तो ये ट्राई करो कि आपकी टीम में, जो आपकी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टीम है, उसमें ये प्रोग्राम करने वाला बहुत जरूरी है। पर्सन हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैनेजिंग प्रोग्राम, जिसको मतलब प्रोग्राम हैंडल करें। जैसे अगर आपको प्रोग्राम करें तो प्रोग्राम के लिए कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे पंडाल हुआ या फिर स्पीकर सिस्टम हो गया, साउंड सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें की जिसको समझ हो, जिसको पता हो, जिसको उसकी कॉस्टिंग पता हो, जो बार्गेनिंग कर सकते हैं, ऐसे लोगों को उसमें रखे जिनको प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम आती है। 3 or 4 पर्सन हु आर वेरी एंथुसियास्टिक। देखो 4-5 लोग आपके साथ ऐसे होते हैं जिनको आप कोई भी काम बोलो तो फट करके कर लेते हैं वो। तो ऐसे लोगों को देखे जो आपको मतलब पता चलेगा बाबा ये लड़का सही है, इसको हम टीम में रखेंगे, इसको ये टीम में रखते हैं, इसको ये टीम में रखते हैं, तो ये काम का फटा तुरंत, बाबा एक काम कर बेटे, एक काम कर, अरे हाँ बुके लाना, हम भूल के जब पटक करके तुरंत बुके लेगा। वो बाइक को किक मारेगा, जाके बुके लेके आएगा। वो बोलेगा अरे यार हमारा गेस्ट वहां पे आए, उनको लेने के लिए कोई गए नहीं, वो बोलेगा सर मैं जाके आता हूँ। तो ऐसे 4-5 एंथुसियास्टिक लोग होते हैं जो आपकी टीम में रहते हैं, जो उत्साही होते हैं, जिनको आप कोई भी काम बोलो हंसते आपके लिए करते, तो ऐसे लोगों को चुने जिनको इस टीम में रखें। तो ये थी हमारी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टीम। अब बढ़ते हैं जो हमारी आखिरी टीम है, वो है इमेज मैनेजमेंट टीम। और राजनीति में अगर आप है तो आपकी इमेज ही सब कुछ आपके लिए है। मतलब आपकी इमेज ही आपको सारा चीज दे सकती है। आपकी इमेज आपको ऊपर तक पहुंचा सकती है, आपकी इमेज आपको नीचे तक पहुंचा सकती है। अगर आपकी इमेज अच्छी है तो आप एक अच्छे राजनेता के रूप में उभर के आओगे, अगर आपकी इमेज खराब है
तो आप एक खराब राजनेता के तौर पे उभर के आओगे। और राजनीति में दोस्तों इमेज से बड़ी कोई चीज नहीं है, इसीलिए इमेज मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए आपके पास में, जो आपके इमेज के ऊपर काम करे। अच्छा, इन्हें आप बता भी सकते हैं कि आप मेरी इमेज मैनेजमेंट टीम के पार्ट हो, इन्हें आप नहीं भी बता सकते, वो आपके ऊपर है। पर कोशिश ये करें शुरुआत में कि आप पहले आइडेंटिफाई करना लें। जो हमारा जो अगला टॉपिक है, जो हम कल जो जिसके बारे में हम बात करेंगे कि ये टीम कैसे बनाए, टीम को किस तरीके से बनाना है, टीम में जो हम लोग चुनते हैं वो किस तरीके से चुने, उनको किस तरीके से मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि लोहा होता है, लोहे को शेप में लाने से पहला आग में डालना पड़ता है, फिर उसे ठोकना पड़ता है, फिर वो शेप में आता है, फिर वो अच्छा दिखता है। तो वैसे ही आपके टीम के लोग हैं, वो किस तरीके से विश्वास पात्र है, उनमें किसमें कौन सी क्वालिटी है, वो कैसे ढूंढना है, उन्हें आपको कैसे चूज करना है, उन्हें आपको कैसे ट्रेन करना है, ये सारी चीजें हम हमारे टीम मैनेजमेंट का जो ये मॉड्यूल है जो अभी चल रहा है हमारा, पहले हमने टीम मैनेजमेंट का मॉड्यूल लिया है, उसके बारे में हम सारी चीजें आपको बताएंगे। आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करें, आपको सारी चीजें अच्छे से हम सिखाएंगे, आपको इतना ट्रेन करेंगे कि आप खुद की एक अच्छी टीम बना पाओगे। और जब जब आप टीम बनाओगे तब तब हमारी याद करोगे, ये भी हम आपको दावे से कहते हैं। तो इमेज मैनेजमेंट टीम है, इसमें पर्सन विद गुड नॉलेज ऑफ पीआर, पीआर मतलब पब्लिक रिलेशनशिप वाला एक होता है। आपके दोस्तों में या फिर आपके कार्यकर्ता में से कोई तो होगा जिसका पीआर अच्छा है, जो अच्छे से बात करता है, जो लोगों को अच्छे से संभाल सकता है, जिसका मीडिया में अच्छा रैपो हो, मीडिया के 4-5 दोस्त से पहचान के है। तो वो क्या करेगा कि सपोज कोई है, जैसे कि दैनिक भास्कर का मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, और मैं मेरे मेरे 2-3 लोग हैं, 2-3 दोस्त है जो दैनिक भास्कर में काम करें, तो मैं कहूँगा यार भाई एक काम करना, मेरा ये लीडर है, इसकी ये जो प्रेस रिलीज हो पेपर में डाल ले, या फिर मेरा कोई प्रिंट मीडिया में किसी से मेरे से अच्छा है, या फिर कोई मैं किसी चैनल वाले को जानता हूँ, मैं उसको बोलेगा भाई एक काम करना, मेरे दोस्त है या फिर मेरा जो लीडर है उसके आके एक बार तू इंटरव्यू ले ले। तो ऐसा जो आदमी है जिसका मीडिया में अच्छा हो, ऐसे आदमी को इस टीम में रखे। अ पर्सन हु इज गुड इन हैंडलिंग पीपल, आप जब क्राउड में होते हो, सपोज कोई मसला हो जाता है, आप क्राउड में हो और क्राउड अचानक आपके ऊपर आ रही है कि आप इसका जवाब दो, इसके बारे में बताओ, तो ऐसे वक्त पे वो सामने आएगा, वो आके लोगों को हैंडल करेगा, नहीं नहीं आप रुको, हम इससे बात करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये सारी चीजें बता के। तो ऐसे आदमी इस टीम में आपके साथ होने चाहिए, जो आपकी इमेज के ऊपर काम करे, लोगों में आपकी छवि किस तरीके से सही दिखाई दे, किस तरीके से कैसी छवि दिखनी चाहिए। जो यहाँ पे हमने इमेज लिया है, देखो तो ये इमेज भी वही हमने लिया है यहाँ पे। वो आपकी छवि किस तरीके से, आपका जो रिफ्लेक्शन होगा, आप जो बात करोगे, आप जो एक्शन आपकी होगी, वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का, पॉजिटिविटी से पहुंचाने का काम ये आपकी इमेज मैनेजमेंट टीम कर सकती है। अ पर्सन हु इज गुड इन कॉपी राइटिंग, ये एक अलग मुद्दा है। कॉपी राइटिंग का मतलब क्या, जो आपको अच्छी तरह से कुछ ना कुछ स्लोगन लिख के देता हो। कभी कभार क्या होता है कि आप देखो, एक राजनीति आदमी के लिए, जो एक आदमी राजनीति में है, जो एक लीडर आदमी है पॉलिटिक्स में, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। उसके अंदर लोगों से बात करने की, उसके अंदर मंच पे दहाड़ने की, उसके अंदर सामने कितना भी बड़ा क्राउड हो उसको हैंडल करने की, स्पीकर अच्छा स्पीच देने की कैपेसिटी उसके पास होनी चाहिए। और ये काम कब आप कर पाओगे, जब आपको इस चीज का एक्सपीरियंस हो। तो हमारा जो अगला मॉड्यूल है, मतलब इमेज बिल्डिंग के बाद हमारा अगला जो मॉड्यूल है टीम बिल्डिंग के बाद वाला, वो है हाउ टू बिकम अ गुड स्पीकर। एक पॉलिटिकल स्पीकर किस तरीके से, देखो नॉर्मल स्पीकिंग, नॉर्मल भाषण देने में और पॉलिटिकल भाषण देने में बहुत अंतर होता है। ये जो दोनों में का अंतर है वो समझना जरूरी है। नॉर्मली आप किसी भी आदमी को किसी भी प्रोग्राम में जाओगे तो आप उसमें जाके बोल सकते हो कि कॉलेज का प्रोग्राम हो गया, या फिर अपनी सोसाइटी का प्रोग्राम हो गया, या फिर किसी का, उसमें आप जाके बोलोगे। लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग करना, पॉलिटिकली स्पीच देना, इसमें बहुत अंतर होता है। इसमें आपको लोगों की भावनाओं का भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये हम सारी चीजें आपको हमारा जो अगला मॉड्यूल है हाउ टू बिकम अ गुड पॉलिटिकल स्पीकर, उसमें हम सिखाएंगे। तो ये जो कॉपी राइटिंग वाला जो मुद्दा था, मैं इसके ऊपर बात कर रहा था। अगर आपके साथ वाला कोई अच्छा है जो आपको अच्छी शायरी लिख के देता हो, या फिर अच्छे वर्डिंग्स लिख के देता हो, अच्छी पोयम लिख के देता हो, कुछ पंच लाइन्स लिख के देता हो, जिसको आप अपने भाषण में यूज कर सकते हो और जिसकी वजह से आपको लोगों में वाह। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं एक ब्लड डोनेशन कैंप में गया था, और मैं बहुत संभ्रमित अवस्था में था
क्योंकि मेरे पहले कई लोगों ने बात की थी और सारे लोग वही बोल रहे थे, ब्लड डोनेशन कैंप में आप जाके अलग क्या बोलोगे ना कि नहीं ब्लड डोनेट करो, ऐसा करो, आप जान बचाओगे, और सारे लोग बोल चुके थे वो सारी चीजें। और मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा था कि यार अब मैं यही चीज अगर बताऊंगा, सबसे बोलूंगा, तो लोग मुझे याद नहीं रखेंगे, लोग मुझे भूल जाएंगे, बोलेंगे इसने तो वही कहा था सारी चीज। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जो मतलब टू बी वेरी क्लियर वो मेरी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टीम का एक पार्ट था। तो वो मैंने उससे स्टेज पर से उसे बुला के लिया नजरों से, और मैंने उसे कहा कि यार कुछ लाइन बता, मुझे अलग कुछ बोलना जरूरी है। तो वो लग 2 मिनट। तो वो थोड़ी देर बाद उसने चिट्ठी पे लिख के ला के लिख के दिखा। तो उसने मुझे बोला कि देखो कि उसमें चिट्ठी में लिखा था कि दुनिया में हर एक जाति और धर्म के लोग होते हैं, दुनिया में कई सारी चीजें अलग अलग होती है, भारत देश में भी बहुत सारी चीजें अलग अलग है, बहुत सारी जातियां है, बहुत सारे धर्म है, पर पूरी दुनिया में एक जो कॉमन चीज है वो खून का कलर है। वो खून का कलर लाल होता है, और ये लाल कलर खून सब में होता है, किसी में नीला कलर का, पीला कलर का, या फिर बैंगनी कलर का खून नहीं होता। तो खून का कलर लाल होता है, उसमें ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो ये मेरे लिए पंच लाइन हो गई। और ये जब मैंने डिलीवर किया तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने तालियां बजाई, लोगों को अच्छा लगा मैंने कुछ बोला। मेरे साथ जो मेरे लीडर बैठे थे स्टेज के ऊपर, जिनका भाषण मेरे बाद था, उन्होंने भी उस मुद्दे को मतलब मेरे इस लाल कलर वाले मुद्दे को अपने भाषण में बनाया। उन्होंने मुझे खुद बधाई दी, बोला कि तूने बहुत अच्छा इसमें भाषण किया। तो ये इफेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने कहा था ना कि मैंने ये सारा जो डिजाइन बनाया है कोर्स का, ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से बनाया है। ये आपको किसी बुक में या किसी गूगल पे भी आपको मिलेगा नहीं। तो ये सारी चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और ये एक्सपीरियंस से मैंने बनाया। इसलिए आपके साथ में कॉपी राइटिंग लिखने वाला कोई तो अच्छा हो, जिसको कुछ लोकल कुछ लिख पाए, या फिर इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी लोगों को समझ में ऐसे लैंग्वेज में लिख पाए, तो ये आपके लिए एडवांटेज होता है। तो ये इससे आपकी देखो, अब इसमें इमेज मेरी कैसी बन गई कि लोगों ने मुझे याद रखा, लोग बोला इसमें तो कुछ तो अलग हो गया। मैं बाद में स्टेज से जब उतरा तो 2-3 लोगों ने आके मुझे बधाई भी दी कि नहीं आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा यहाँ पे। तो ऐसे कई बार हुआ है। मैं उसका नाम भी लूंगा, वो जो मेरा दोस्त है उसका नाम अशोक है। तो मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो एक सही में अच्छा कॉपी राइटर है, ही राइट्स वेरी नाइसली। तो उसने मुझे ये 2-3 बार लिखे दिया था, और उसकी वजह से मुझे अच्छा इम्पैक्ट मिला था। तो ऐसे लोग आपके साथ होने चाहिए। तो ये थी, अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ना है तो कौन सी टीम आपको लगेगी। अब हमारा जो अगला मुद्दा है वो आज नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा समय हो गया है। और मैंने कहा था कि मैं 20 मिनट 25 मिनट में खत्म करूंगा, 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए है। तो ये हमारी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स वाली जो टीम है, ये इसके बारे में हम कल सविस्तर और पूरी डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही रहा सर। आप अगर किसी के दिल में कुछ सवाल है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और पर्सनल सामने सामने भी पूछ सकते हैं। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आपके दोनों भी सेशन के ऊपर अगर आपके दिल में कोई सवाल। थैंक यू। वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। यस, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। आप लोग सिर्फ अनम्यूट का बटन दबा के अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। जी उमेश जी। जी सर, बहुत अच्छा लगा, और जो सर ने बातें बताई वो बहुत अच्छी थी। बट इसमें से एक चीज ये आ रही थी कि हम जो राजनीति में आना चाह रहे हैं हम लोग, ये हम सभी न्यू कॉमर्स हैं। और सबसे बड़ी बात आती है कि अगर कोई भी आज के समय में काम करते हैं, अगर हम पॉलिटिक्स में आते हैं, सबसे बड़ी आती है चीज फंडिंग। तो अगर फंडिंग पर अगर सेशन मिलेगा तो शायद हम सबके लिए ज्यादा अच्छा होगा। यस भार्गव जी, शायद आप कल नहीं थे सर, हमारा जो पहला सेशन हुआ था उसमें आप नहीं थे। तो जी हमने ग्रुप में वो हमारी पूरी सिलेबस की एक कॉपी भी डाली है। सिलेबस में हम क्या क्या करना है, तो इसमें से हमारे जो 6 मॉड्यूल्स है उसमें से एक मॉड्यूल है फंड रेजिंग का। आपको पॉलिटिकल फंड रेजिंग किस तरीके से करनी है, पॉलिटिकल फंड रेजिंग की टीम कैसे बनानी है, लोगों से पॉलिटिकल फंड कैसे जमा करना है, और उस फंड को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजें हमने उसमें डाली है। और ये सारी चीजें हम आने वाले, हमारा जो ये पूरा 21 दिन का कोर्स है, 21 डेज का कोर्स है। इसमें से हमने 6 मॉड्यूल है टोटल। इसमें से हमने पहला मॉड्यूल लिया है जो मॉड्यूल है टीम बिल्डिंग का।
मैं फिर से एक बार वो पीपीटी मतलब ये शेयर कर रहा हूँ इसमें, अगर आप चाहें तो आप उसे डाउनलोड करके अपने इस पे रख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल? हेलो जी यस सर, बोलिए। सर, मेरा सवाल ये है कि पॉलिटिक्स में गॉड फादर होना कितना जरूरी है? दादा सर आप बोलिए पहले, तब तक मैं पीपीटी भेजता हूँ। राइट। पॉलिटिक्स में गॉड फादर होना कितना जरूरी है? गॉड फादर से आपका मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं कि अगर गॉड फादर से आपको आपका मतलब ये है कि वो आपको पॉलिटिक्स में पाल पोस कर बड़ा करेगा और आपको हर चीज में सही गाइडेंस देगा, तो वो सिर्फ आपका फादर हो सकता है। कोई गॉड फादर आपके लिए ये सब नहीं करेगा, और पॉलिटिक्स में तो कतई नहीं करेगा। तो गॉड फादर ये सारी चीजें बोलने की बात है, बट ऑनेस्टली एक वेल विशर आपका अगर है तो बहुत है आपके लिए। अगर एक एडवाइजर आपके लिए है, जो एडवाइजरी टीम में, जैसे दादा ने ऑलरेडी बताया अपने प्रेजेंटेशन में, कि कोई इंसान अगर ऐसा है जिसने आपको पॉलिटिक्स में लाया, जो आपके बारे में अच्छा सोचता है, वैसा इंसान पॉलिटिक्स में किसी भी चीज में गॉड फादर अगर आप बोले तो गॉड फादर ऐसा कोई नहीं होता। वो ऐसा दिखने में भले ही आपको आता हो, पिक्चरों में ऐसा बताया गया हो, बट रियल लाइफ में गॉड फादर नहीं होते। तो हमारा मतलब मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव मानना यही होता है कि एडवाइजर अगर हो, वेल विशर अच्छा हो, हित चिंतक हो हमारा, तो वो इंसान हमेशा अपने को मदद करेगा। बट ऐसे गॉड फादर वाली जो परसेप्शन है ना कि हर चीज में हमको गाइड करेगा, हर चीज में आगे लेके जाएगा, हमेशा आगे रखेगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। तो गॉड फादर ना होने के बावजूद भी अपने टैलेंट पे आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो, ये मेरा मानना है। दादा से पूछेंगे, दादा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि गॉड फादर कितना इम्पोर्टेंट? मैं इसमें कुछ एडिशन नहीं करूंगा। रजा सर ने बहुत सही बात की, मैं सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। एक बार मुझे जिला अध्यक्ष बनना था यूथ कांग्रेस का, और 2009 की बात है। और तब मैं दिल्ली घूम रहा था हर जगह पे, और इसको जाके मिल, उसको जाके मिल, अपना बायोडाटा जाके दे दो, ये सारी चीजें कर रहा था। तो मैंने एक से जाके बोला, सर एक्चुअली क्या है कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है राजनीति में, तो मेरे लिए कोई बात नहीं करेगा, इसलिए मैं अपने खुद को प्रेजेंट करूँ। तो उसने देखा मेरा आपका प्रोफाइल अच्छा है, ऐसा है, वो सारी चीजें। उसने प्रोफाइल बंद करे मुझे मेरे पास देखता रहा थोड़ा देर। मुझे बोला कि तुम्हें एक बात बताओ। मैंने हाँ बताओ। बोला मैं भी यहाँ तक पहुंचा हूँ ना, तो मेरा भी कोई गॉड फादर नहीं था, मेरे पास एक सिद्धांत था। बोला सर कौन सा सिद्धांत था? तो वो क्या बोला कि राजनीति में अपने सर पे अपना हाथ रखो और आगे बढ़ो। आपके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है राजनीति में, आपको आपके सर पे खुद अपना हाथ रखना है और अपना आगे बढ़ना है, और अपना हाथ जिंदाबाद करके आगे बढ़ते रहो, और इससे आपकी प्रगति होगी। और उस चीज को मैंने जब सुना तो मुझे अच्छा लगा। उसके ऊपर जब मैंने सोचा आगे चल के, तो मैंने ये देखा सही में यार कि अगर आज मैं किसी को गॉड फादर मान रहा हूँ, अगर उसका मैं राजनीति में मैं किसको मैं चुनना चाहूंगा अगर गॉड फादर को, तो एक लॉजिकली क्या होता है कि हम किसी स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति को चुनेंगे, कि वो पॉलिटिक्स में जो भी स्ट्रांग रहेगा उसको जाके चुनेंगे कि वह आज ये मेरा गॉड फादर है। और आप किसी अगर लीडर को जाके अटैच हो रहे हो तो आपको कोई ना नहीं बोलेगा, ये आप भी महसूस करेंगे। जब आप बड़े लीडर बन जाओगे ना, तो आपसे अगर कोई जुड़ना चाहता है, आप किसी को ना नहीं बोलोगे, आपके लिए अच्छा ही रहेगा वो, तो उसके लिए वो आपको कभी ना नहीं बोलेगा। पर उस आदमी की क्रेडिबिलिटी कितनी है, वो स्ट्रॉन्ग कितने दिन रहने वाला है, वो आगे चल के क्या होने वाला है कि नहीं। जैसे अब मतलब एकदम एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट अगर मैं सीनियर आपको बताऊंगा, तो मैं नाम लूंगा उन लोगों का। तो मेरे राजनीति में गॉड फादर थे गुरदास कामत जी, और अचानक एक दिन सुबह उनका देहांत हो गया, अटैक आ गया, कोई बचा ही नहीं ना मेरे लिए, तो मैं अकेला रह गया था। तो उस दिन मैंने सोचा नहीं यार, राजनीति में गॉड फादर होना बहुत गलत बात है, क्योंकि आपके ऊपर उस आदमी का स्टैंप लग जाता है, और वो आदमी अगर चला जाता है, अगर उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, दूसरे किसी किसी दल में चला गया, या फिर उसका डाउन मार्केट हो गया, या फिर उसको पोस्ट से हटाया गया, तो वो सारी चीजें आपके ऊपर होती है। तो आप अपने ऊपर किसी का स्टैंप मत मार के ले लो, आपके सर पे खुद का हाथ रखो, खुद का स्टैंप मार के ले लो, मैं हूँ, आई एम देयर बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि खुद के सर पे खुद का हाथ रखो और आगे बढ़ते रहो, और बहुत आगे बढ़ोगे। आप एक सिर्फ विजन रखो कि मुझे ये करना है, और आपको कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी इसलिए। हम कल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे, अलग चीज है।
आपको किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, आपको जो चीज चाहिए वो आपको कैसे मिलती है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अगर हो सके तो मैं ग्रुप में वो एक लिंक है ऑसम एजे करके उनका, वो भी मैं शेयर करूंगा, वो एक बार आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपका नाम क्या है? गैलेक्सी J7 मैक्स लिखा हुआ है। मैं राजेंद्र पोद्दार, अहमदनगर से हूँ मैं। ओके ओके राजेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, आप ज्वाइन हुए और आपने डिस्कस किया इसमें, हेलो बहुत अच्छा। हाँ बोलिए। हेलो, जी जी। मैं जिला जिला उपाध्यक्ष हूँ एक पार्टी का। गुड गुड गुड, चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। कल सेशन में नहीं थे मेरे ख्याल से। नहीं था, मैं बाहर था कल ओके शाम ओके, में। चलो अच्छा, बढ़िया है। हम कल आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे सेशन की, जो कल का आपने सेशन मिस किया है। कल ओके वैसे भी हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था, आज से सही मायने में हमने शुरू किया है। और कोई सवाल पूछना चाहेगा इसके बाद? नहीं। अच्छा, बिफोर वी क्लोज बिकॉज लोगों के सवाल नहीं है, मैंने इस बारे में एक दो लाइन में बात करी थी, बस मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब दें। और वो कहीं ना कहीं जो इससे पहले हमारा जो सवाल आया था उमेश जी का, उससे रिलेटेड ही है ये सवाल। ये है कि मैंने राजनीति अभी ज्वाइन की है। आज हमने टीम मैनेजमेंट के बारे में सोचा, आज हमने टीम किस तरह से बनानी चाहिए, कौन सी टीम होनी चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए, ये सब। बट मैं तो अभी अकेला हूँ, मैं तो अभी ज्वाइन की है, तो ये सब मेरे लिए क्यों जरूरी है? आई थिंक बहुत सारे लोगों के दिमाग में, शायद वो पूछे नहीं, मैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा कि मैं तो अकेला हूँ और मैं खुद किसी को सपोर्ट, मैं खुद किसी के टीम में हूँ अभी। वो हो सकता है किसी ने मुझे अपने सोशल मीडिया टीम में रखा हो, किसी ने इम्प्लीमेंटेशन टीम में, मैं खुद किसी के टीम में काम करता हूँ, किसी और लीडर के छत्र छाया में हूँ। तो मेरे लिए टीम बिल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर मुझे टीम बिल्डिंग कब शुरू करनी चाहिए, मैं कैसे शुरू करूँ? बेसिकली कैसा होता है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, जैसे कि अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में काम कर रहे हो, और ऑफिस में अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे भी हो, या फिर किसी मतलब जो ग्रेड होता है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, तो आप देखोगे तो हर एक के पास में एक छोटी मोटी टीम होती है। तो वैसे ही जब आप पॉलिटिक्स में होते हो तो आपका भी ग्रेडेशन होता है। लगभग अगर आप अध्यक्ष पद पे हो तो आप बड़े लेवल पे हो, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, जिला सचिव का अलग पद अलग हो जाता है, ब्लॉक लेवल पे अलग अलग पद होते हैं। तो आप जब अकेले पॉलिटिक्स में आते हो तो आपको चार लोग पहचानते हैं, लेकिन जब आप उसको एक्सपांड करोगे, आप अपने लोगों को, फॉलोअर्स को बढ़ाओगे, लीडर का सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, आपको कितने लोग फॉलो करते हैं। तो आपको आपके फॉलोअर्स बढ़ाने जरूरी है। जब मैंने राजनीति की शुरुआत की थी 2001 में, तब मुझे जिले पे कन्वेनर करके बनाया गया था, निमंत्रक करके, और तब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। तब मैंने मेरे साथ में मेरे एक दोस्त को ज्वाइन किया, उसको कन्विंस किया था बहुत, वो आ जा पॉलिटिक्स में करके। वो 2000 मतलब मैं 2 मार्च 2001 में ज्वाइन हुआ था, और वो अप्रैल 2001 में पार्टी में ज्वाइन हुआ था। फिर उसके बाद हम दोनों ने, उसने और 4 लोगों को ज्वाइन किया, मैंने और 4 लोगों को ज्वाइन किया, ऐसा करते 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 हमारी बहुत बड़ी टीम हो गई है। और ये मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जिस मार्ग पे मैं अकेला चलना शुरुआत किया था, आज वो बहुत बड़ा मार्ग हुआ है, और सारे लोग कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं उस टीम में से। मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना है, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट बना है, और मतलब इतनी बड़ी टीम हो गई है, उसके नीचे और लोग जुड़ते गए, उन लोगों की और टीम बढ़ती गई, और जो लोग उनकी टीम बढ़ती, तो ये टीम बढ़ती 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 गई। आज एक बहुत बड़ा संगठन अच्छी तरीके से, मतलब हालांकि वो कांग्रेस पार्टी का हो, पर मेरा एक पर्सनल लेवल पे एक बहुत अच्छा टीम वर्क हुआ है, और मुझे उस चीज पे गर्व है। और ये चीज मुझे राजनीति ने सिखाई, कैसे टीम बनानी है, कैसे लोगों को ज्वाइन करना है। और आपकी मतलब मैं हमेशा कहता हूँ ना, राजनीति में 2 चीज जरूरी है, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर। अगर ये 2 चीजें होगी तो आप किसी को भी जीत सकते हो राजनीति में, आपको कोई हरा नहीं सकता। थैंक यू रजा, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। दादा, थैंक यू सो मच। आई थिंक उमेश जी ने वापस से हाथ रेस किया है, उनको शायद कोई सवाल है। उमेश जी, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर पूछना नहीं, थोड़ी सी एक बात अपने साथियों के साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सभी के सभी सवाल सभी के मन में है, मगर पूछना कोई नहीं चाह रहा है। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। जी। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ, और मैंने जिंदगी में काफी संघर्ष किया। और मैं जब 2 साल का था तभी हमारे पिताजी हमारे बीच नहीं रहे थे। अच्छा।
मैंने ग्रेजुएशन किया, डिग्री कॉलेज गए, वहां पर मैंने राजनीति देखी, समझी, मगर फैमिली का जो बैकग्राउंड था उस वजह से उसमें जो मन की इच्छा थी वो मन में रह गई। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम समाज में आए। एक छोटा सा संगठन कानपुर नगर में विकास मोर्चा नाम से कुछ साथियों के साथ बनाया। आज भी वो रन कर रहा है, आज उसमें नहीं हूँ, आज मैंने अलग अपना एक संगठन बनाया हुआ है। और लगातार जो ये टीम मैनेजमेंट लोग कहते हैं ना कि हम क्यों सीखें, हम तो कर रहे हैं, मगर सीखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज जो हमारे देश में कई पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं छोटे से शुरू हुई थी, आज वो एक बड़े स्तर पर और उनके पास एक बहुत बड़ा जनसंख्या बल है। और अगर हमें कुछ चेंजमेंट करना है तो बिना संख्या बल के हम नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारा मैनेजमेंट होता है, जो मुझे आप सभी से सीखने को मिल रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सबका आशीर्वाद इसी तरीके मुझे मिलता रहे। और आप सभी के आशीर्वाद से जो मैंने अभी 1 साल पहले टीम बनाई है केशव सेना के नाम से, इस समय हम 17 जनपद में अप्रोक्स 1800-1900 लोगों की टीम बना चुके हैं। क्या बात है, वेरी गुड बहुत तो बढ़िया। ये लगातार काम कर रहे हैं, और हमारा मुद्दा रहता है सीधा सा कि हम समाज के लिए क्या कर सके। अभी मेरा राजनीति में जाने का कोई भी प्लान नहीं, बस समाज में एक चेंजमेंट लाना है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और चाहूंगा कि आप जैसे बड़े और वरिष्ठ साथियों का मुझे सहयोग मिलता रहे, और मुझे कुछ ज्ञान की बातें मिलती रहेंगी, तो शायद समाज के लिए कुछ कर पाऊंगा। 100% सर, आपको 100% हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास जो ज्ञान है और हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो सारी चीज हम यहाँ पे डालना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग तरीके का कोर्स है पूरे भारत देश में पॉलिटिक्स के ऊपर। मेरे ख्याल से किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऐसे कुछ करनी है। बहुत लोग कर रहे हैं पर वो लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, तो वो एक दूसरे की बातें या फिर किसी बुक से आपको पढ़ाएंगे। पर मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा वो सारी चीजें मैंने जो खुद एक्सपीरियंस की या फिर रजा सर ने जो खुद एक्सपीरियंस की है वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। जैसे मैंने कल भी कहा था कि भले ही मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पर मैं अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार यहाँ पे किसी भी तरीके से करूंगा नहीं, क्योंकि हम ये कोर्स किसी पार्टी के लिए नहीं चला रहे। हम ये कोर्स सिर्फ इसलिए चला रहे कि हमारा ये उद्देश्य है कि इस देश का युवा जो राजनीति से दूर भाग रहा है, और उस दूरी और उस युवा में जो अंतर है उसे हम कम करें, ताकि इस देश को अच्छे पॉलिटिशियंस मिले और बहुत सारी चीजें अच्छे से हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। नमस्कार सर। कोई यस रंजीत जी बोलिए। हाँ सर, बोले सर क्या कि राजनीतिक में अभी जो भी है हाईफाई कैसे युग है, पुअर फैमिली वाले कैसे उसमें एंट्री मारेंगे, तो सर बताया जाए थोड़ा सा। पुअर देखो कैसा होता है ना, कि मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति एक टैलेंट होता है। जी जी। ये आपके अंदर इनबॉर्न होता है, लीडरशिप। अगर जी जी। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है ना, तो आप चाहे बड़े खानदान के हो और चाहे आप निचले खानदान के छोटे गरीब परिवार से हो, आप आगे आओगे। वो जो आपका टैलेंट है वो आपको स्वस्थ बैठने देगा नहीं। ये बात आप ध्यान रखो। और राजनीति में मैं समझता हूँ कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी नहीं है। राजनीति में नसीब भी जरूरी नहीं है। राजनीति में सिर्फ जरूरी है कि आप उसे कितना समय देते हो। आप जितना उसे समय दोगे वो उतनी अच्छी बनेगी। आपका ये टैलेंट होता है, आप अपने टैलेंट को जितना समय, जैसे कि मैं ड्राइंग अच्छे से करता हूँ, तो अगर मैं आज कुछ ड्राइंग कर रहा हूँ तो उसे जितना मैं ज्यादा समय दूंगा उतना वो अच्छे से होगा। तो वैसे ही लीडरशिप भी एक टैलेंट है। इस चीज को आप जितना समय दोगे उतना अच्छे से होगा। सिर्फ आपको टाइम देना बहुत जरूरी है। और पैसा और मतलब टाइम अगर आपके पास होगा तो आपके पास पैसा भी अपने आप आ जाएगा और आपको आगे बढ़ने में एक एक स्टेप्स मिलते जाएंगे। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर पैसे से ही राजनीति होनी होती तो आज इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, इस देश का प्रधानमंत्री धीरू भाई अंबानी होता, क्योंकि पैसे पर राजनीति नहीं होती। ये आप मतलब यही जो सोच है ना कि हमारे पास पैसा नहीं, हम आगे नहीं। कई ऐसे उदाहरण हैं। मेरे ख्याल से झारखंड में अभी इलेक्शन हुए थे, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए थे, और एक लाइव उदाहरण है। वहां पे हमारे यूथ कांग्रेस की एक लड़की थी जो यूथ कांग्रेस से चुनाव जीती थी। हमारे यूथ कांग्रेस से चुनाव होते हैं, चुनाव जीत के वो वहां पे मेरे ख्याल से तालुका लेवल पे जनरल सेक्रेटरी बनी थी महिला कोटे में से। अब उसे, और वो मतलब उसके घर में सिर्फ साइकिल थी, तो उसने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत के आ गए। वो जो एमएलए बन गए 26 वोट से वो जीत के आ गए। तो मतलब उसने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा
कि मैं ऐसे कर दूं, लेकिन ये हो सकता है राजनीति में। अगर आपके पास, मैंने कहा था ना, आपके अंदर अगर वो टैलेंट है वो तो उभर के आता ही है, वो आपको कहीं ना कहीं उभर के लेके आता है। तो ये आप दिमाग से निकाल लीजिए कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ टैलेंट होना चाहिए और एक सही सोच होनी चाहिए और एक विजन होना चाहिए आप क्या करना है। जी जी सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, फैबुलस। आई थिंक अगर सबके सवाल खत्म हो गए हों तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त किया जाए। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है। एक टॉपिक तो ये है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में किस तरह की टीम आपको बनाना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग इच्छुक है इलेक्शन लड़ने के। तो अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो आपको कौन सी टीम है जो बनानी चाहिए। और बहुत सारे लोग अगले साल ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिससे हमारी इंटरेक्शन हुई थी तो पता चला अगले साल को 6 ही महीने बचे हैं और आपको 6 महीने पहले ही तैयार कर दिए। तो आपके लिए कल का सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी टीम होनी चाहिए आपके लिए और कौन सी टीम जो अभी आपको बनानी है और अभी से उनकी तरफ काम करना शुरू करना है। तो कल उस बारे में बात करेंगे और ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम मैनेजमेंट से लेके टीम पॉलिटिकल टीम मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली कहूंगा, क्योंकि हम पॉलिटिकल टीम मैनेजमेंट पे ज्यादा स्ट्रेस देके, टीम मैनेजमेंट अलग अलग तरह की होती है जैसे हमने बताया, लेकिन पॉलिटिकल टीम मैनेजमेंट में कौन सी चीजें हैं, क्या चीजें हैं, किस चीज से अपने आप को एज ए लीडर आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कौन सी चीजें हैं जिससे आप इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में कल हम डिटेल में बात करेंगे। कल हमारा आखिरी दिन है फ्री सेशन का। अगर आप में से किसी को एडमिशन लेना है तो आप हमारे आज हम ग्रुप में डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है, एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ताकि मंडे से आप रेगुलरली इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। जो भी सेशन आज हुए या कल जो हो गए थे, इसकी रिकॉर्डिंग हम एक ड्राइव पे डाल के आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि अगर आपने कोई सेशन मिस कर दिया हो या कोई 10-15 मिनट का स्लॉट अगर मिस कर दिया तो आप वापस को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, विद दैट नोट वी टेक योर लीव। हम आपसे आज के लिए विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक ऐसे टॉपिक के साथ जो शायद आपकी जीत की नींव बन सकती है राजनीति में। राइट, विद दैट नोट लेट्स टेक योर लीव। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और राजनीति सीखते रहिए। चलिए, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू।